आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है जी आप सभी के, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून दोस्तों, गुड आफ्टरनून, वेलकम एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों आई होप आप रेडी हैं आज के दोनों सेशंस के लिए, बिकॉज आज के सेशंस थोड़े से भारी हैं एंड आज मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा ज़्यादा फोकस एज कम्पेयर टू नॉर्मल सेशंस, क्योंकि इस क्लास के अंदर और अगली क्लास के अंदर मैं आपको किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाने वाला हूँ। आपने अगर पिछली क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने आपको टिश्यू वाला चैप्टर पैक करा के किंगडम क्लासिफिकेशन का पूरा बेस बनवा दिया था। उसे एक मैं क्विक रिविजन मोड में आपको बता रहा हूँ दोबारा से, और उसके बाद मैं आपको पूरा का पूरा किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा। ये किंगडम क्लासिफिकेशन जनरली जो है हम 5 घंटे के आसपास पढ़ते हैं, 5 से 6 घंटे के आसपास। बट इस बार मैंने और आपके लिए कुछ इनोवेटिव ट्राई किया है, जिससे कि अपना समय भी बचे और कंटेंट पिछली बार से ज्यादा हो। ठीक है, एको हो रहा है क्या? सब चीजें ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सेम है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर एको हो रहा है थोड़ा सा आप वॉइस को कम कर लीजिए, साउंड को कम कर लीजिए इधर से, बाकी ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया अंकित, आई होप कंटेंट से बन गया होगा वो। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बार एक ओवरव्यू दे रहा हूँ और साथ में आप इसे रिवीजन भी मान सकते हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं लगाई है तो आप एक्स्ट्रा फोकस से इस बात को सुनिएगा और इस क्लास के बाद पिछली क्लास आप जरूर देखिएगा। ठीक है, इस बार मैंने क्या करा है, मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा। हर बार भी एक पीडीएफ देता हूँ किंगडम क्लासिफिकेशन की, लेकिन इस बार की पीडीएफ जो है मैंने अपडेट करी है। दिस इज अपडेटेड पीडीएफ। बट ये आपको अभी नहीं दूंगा मैं, जब किंगडम क्लासिफिकेशन पूरा हो जाएगा हो सकता है उस समय पीडीएफ। तो मैंने क्या करा है, हर बार किंगडम वाली जो पीडीएफ है उसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता था। वैसे वो इतनी रेलिवेंट नहीं है बट स्टिल मैं ऐड करना चाहता था, वो है फोटोज। सारी फोटोज ऐड नहीं करी हैं, बट हाँ मुझे जहां जहां पे लगा कि फोटोज से थोड़ी मदद हो जाएगी तो वहां पर मैंने कुछ फोटोज ऐड करी हैं। और ये डेटा जो है मैंने एनसीईआरटी से लिया है। कुछ डेटा और ऐड करा है, जैसे टाइप्स ऑफ एल्गी, वो हम स्पेशल क्लास में डिस्कस करते हैं ना, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, वो सब चीजें मैंने इस फाइल के अंदर ही ऐड कर दी है। ठीक है, ये जो फाइल है ये मैं आपको दूंगा कुछ समय के बाद, जब किंगडम क्लासिफिकेशन पूरा हो जाएगा, मे बी जैसे आज के 2 सेशंस के बाद, या फिर वो मैं देख लूंगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। ठीक है, अच्छे से यार नोट्स बनाना, जल्दी जल्दी ज्यादा ज्यादा लिखना। ठीक है, और फोकस अपना ज्यादा बना के रखना। दोस्तों मैंने आपको कल की क्लास, दैट इज जो पिछली क्लास है, उसमें बताया था कि कई सारे लोगों ने किंगडम क्लासिफिकेशन से एसोसिएटेड काम किया है, लेकिन जो आर.एच. विटेकर नाम के इंसान है उनका कंट्रीब्यूशन मेन कंट्रीब्यूशन माना जाता है। एंड उन्होंने जो है किंगडम को 5 हिस्सों में तोड़ा है, यानी उन्होंने जो है दिया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। वो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया है वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटे, एनिमेलिया। इस पेज पे जो भी लिखूंगा उसमें से कुछ भी नोट नहीं करना है, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगर कोई प्रोकैरियोटिक है तो वो मोनेरा के अंदर काउंट होगा, यानी उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह क्लियर नहीं है, वो अनडेवलप्ड आप उसे कह सकते हैं। अगर कोई यूकैरियोटिक है तो वो इन चारों में से कहीं पर पड़ा होगा। अगर वो जो है यूनिसेल्युलर है, सिंगल सेल वाला है, तो वो प्रोटिस्टा के अंदर पड़ा होगा, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम वगैरह। और अगर वो मल्टी सेल्युलर है तो वो इन तीनों के अंदर कहीं पड़ा होगा। अब अगर वो अपने, अगर उसके पास सेल वॉल नहीं है तो वो एनिमेलिया में पड़ा होगा। अगर उसके पास सेल वॉल है तो वो इन दोनों के अंदर पड़ा होगा। अब फाइनली अगर वो अपना खाना खुद बना सकता है तो वो प्लांटे में आएगा। अगर वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता तो वो फंगस के अंदर आएगा। यानी अगर मैं फंगस की प्रॉपर्टीज की बात करूं तो मैं क्लियरली यहां से देख सकता हूं कि फंगस के पास यूकैरियोटिक सेल्स होंगे और उसके पास सेल वॉल होगी, और वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर मान लेते हैं एनिमेलिया की बात करूं तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि इसके पास यूकैरियोटिक सेल्स होंगे, ये सेल वॉल इसके पास नहीं होगी और अपना खाना खुद नहीं बना सकता। क्या आपको यहाँ तक की सारी बात समझ आ गई दोस्तों? अगर आ गई तो अब मैं एक्चुअल डेटा की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, आज का डेटा थोड़ा पेचीदा है, काफी चीजें ऐसी हैं जो याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक लेवल की चीजें हैं। वो अगर आप कुछ पैथोलॉजी वगैरह में कुछ डिग्री हासिल करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी वगैरह में, तो वहां पर आपको उनकी डिटेल्ड वर्जन पढ़ाए जाते हैं। बट क्योंकि हम एसएससी की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर बस आपको फैक्ट्स बताए जाएंगे जो कि आपको याद करने होंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं दिव्यांश जिसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप नहीं होती है। यानी जब हम नॉर्मल सेल बनाते हैं तो हम ऐसा बनाते हैं, ये न्यूक्लियस है और बाकी सेल है, तो हम क्लियर बाउंड्री यहाँ पर दिखा रहे हैं कि न्यूक्लियस पूरे तरीके डेवलप्ड है और ये साइटोप्लाज्म से सेपरेटेड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। अगर मैं इस बाउंड्री को हटा दूं और इस सेल को नॉट सो डेवलप्ड बना दूं, इसके पास एक ही क्रोमोसोम होगा और बाकी बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होंगी, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल बन जाएगा। हमारे अंदर या बाकी सभी जीवों के अंदर आप देखेंगे तो सब में यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। सिर्फ बैक्टीरिया वगैरह ऐसे हैं जो मोनेरा के अंदर आते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं जी कहानी को आगे लेके। रुकिए, अनुभव आप इसे क्वेश्चन टैब में भेज दीजिए। अभी के लिए अगर आप सिर्फ डाउट पूछने आए हैं तो आप प्रतियोगिता मंत्रा पे सर्च कर सकते हैं, प्लस के कंप्लीटेड बैचेस वहाँ पे आपको मिलेगा, ये इकोनॉमिक्स वाला कोर्स। और चाहें तो आप इस कोर्स के अपडेट सेक्शन में जाके वहाँ पे पीडीएफ होगी इंपॉर्टेंट कोर्सेज फॉर एसएससी एग्जाम्स के नाम से। आप जो है
उसे डाउनलोड करके उसमें इकोनॉमी का कोर्स देख सकते हैं। रुकिए दोस्तों, मैं आपके लिए एक फाइल को अपलोड कर रहा हूँ, आप सेशन में प्लीज बन रहे हैं। दोस्तों, ऐसा मत समझना कि फाइल से पढ़ा रहा हूँ मार्क करके। फाइल बनाने का जो पर्पस है वो सिंपली इतना है कि आपके रिवीजन में आपको मदद हो जाए। ठीक है, तो आपको वैसे ही नोट्स बनाने हैं जैसे आप बना रहे हैं। ये थोड़ा सा आपको फाइल से इसलिए पढ़ाया जा रहा है जिससे कि आप जल्दी जल्दी अपने अच्छे से नोट्स बना पाएं और मैं चीज़ों को आपको समझा पाऊँ। ठीक है, कंटेंट हर बार से ज़्यादा दिया जाएगा इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। ठीक है, ये फाइल विद सम मोर अपडेट्स आपको आगे चल के दी जाएगी। अभी आप इसे डाउनलोड मत करना बिकॉज इसमें एनिमेलिया वाला डेटा भी मैंने ऐड नहीं करा है। जब डाउनलोड करनी होगी, जब देना होगा, मैं खुद ही आपको दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, देखो, ये सब डेटा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपके नोट्स में है तो बल्ले बल्ले हैं, आपको नोट इसे नहीं करना है। ठीक है, मैं जनरली ध्यान देता हूँ कि अधिकतर डेटा आपके नोट्स में हो। देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर टैक्सोनॉमी या फिर किंगडम क्लासिफिकेशन का जो इंट्रोडक्शन दिया था, तो मैंने आपको बताया था कि डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, है ना। डाइवर्सिटास एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब वैरायटी होता है। और बायोडाइवर्सिटी मतलब, बायो का मतलब लाइफ यानी जीवित चीजें, डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी, यानी जो जीवित वस्तुओं में यानी जीवित लोगों में, जीव जंतुओं के अंदर जो वैरायटी होती है उसे हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। और ये वॉल्टर रोजन ने 1986 के अंदर ये टर्म कॉइन करा था, यानी ये इस पर्सनैलिटी ने पहली बार कहा था कि भाई ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, ये सब ऑलरेडी आपके नोट्स में है। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो टैक्सोनॉमी है, इट इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी, यानी जब हम डाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं, उस बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि हम इस क्लास में कर रहे हैं, तो उस साइंस को टैक्सोनॉमी बोला जाता है। और इसके फादर जो है वो कैरलस लीनियस को माना जाता है, क्योंकि यही वो पहले इंसान है जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था कि जैसे ह्यूमंस है वो होमो सेपियंस है, इस तरीके कल भी कई सारी बातें बताई थी। और इन्होंने अपनी किताब लिखी थी, किताब का नाम आपको पता होना चाहिए, स्पीशीज प्लांटरम या प्लांटरम, और ये 1753 के अंदर इन्होंने किताब दी थी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो चार्ल्स डार्विन है, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन, यानी स्पीशीज का एवोल्यूशन होता है। ये जो स्पीशीज हैं, जैसे हम लोग हैं, हम पहले बंदर हुआ करते थे, अब हम इंसान बन गए हैं, क्योंकि हमारे अंदर एवोल्यूशन हुआ है। हम हर समय पहले से बेहतर बनते जा रहे हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है उससे बेस रखा गया है आपका किंगडम क्लासिफिकेशन का, और ये दिया गया था कैरलस लीनियस के द्वारा 1756 में। और इन्होंने कहा था कि सिंपल सेल वॉल के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करेंगे चीज़ों को। अगर सेल वॉल नहीं है तो जनरली वो मूव करने वाली चीज़ होगी और वो एनिमल किंगडम में आएगी। और अगर किसी के पास सेल वॉल है तो वो स्टेशनरी होगी जनरली, और वो फिक्स्ड होगी और वो प्लांट किंगडम के अंदर आएगी। डिफरेंशिएशन गलत नहीं है, बट इट इज टू जनरल, बहुत ज़्यादा जनरल जो है डिफरेंशिएशन है। इसी की वजह से लोगों ने इसे आगे चल के और अपडेट किया। और हैकेल भाई ने जो है 1866 में एक थर्ड किंगडम इसमें ऐड करा। इन्होंने कहा कि जो लीनियस भाई कह गए हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक और किंगडम अलग से होना चाहिए, जिसे इन्होंने प्रोटिस्टा का नाम दिया। और इन्होंने कहा जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल से बने हैं, वो जो है इसके अंदर काउंट होने चाहिए। जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, वो सब जो है इसके अंदर काउंट हो सकते हैं। ठीक है, आधा मिनट लेके बस मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, बिकॉज विश्वास मानिए मेरा बहुत समय लगा है। भले ही इस बार नहीं लगा, बट जीवन में बहुत समय लगा किंगडम को इस लेवल का तैयार करने में। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि मैंने इस बार ये नोट्स बनाए, ऑब्वियसली पहले के बने हुए हैं, लेकिन मेरी ही राइटिंग है, मेरा ही एफर्ट है, और बड़े मन से, बड़े एफर्ट से जो है कंटेंट बनाया है, तो वो आपके दिमाग तक आई होप पहुंच रहा होगा। बिकॉज जब आप इसे किताबों से पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो मैं इस चीज का ध्यान रखना हूँ कि समझाने का काम मेरा अच्छे से हो और याद करने का काम आपको घर पे अच्छे से करना होगा। ठीक है, इसके बाद चीजें और आगे बढ़ी। ये सब पिछले नोट्स में है, पिछली क्लास के, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूँ। आगे चल के स्पीड को सुपर स्लो कर दूंगा, चिंता बिल्कुल मत करना। इसके बाद आपको याद है आर.एच. विटेकर भाई जो है, इन्होंने 1959 में कहा कि ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन भी सही नहीं है, ये भी काफी जनरल है। और इन्होंने कहा भी दो किंगडम्स में ऐड करना चाहूंगा। पहला किंगडम, दैट इज जो फोर्थ किंगडम कहलाएगा, वो है मोनेरा, जो कि प्रोकैरियोट्स यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिसमें, जिनका न्यूक्लियस वगैरह डेवलप नहीं होता। और फिफ्थ किंगडम वो होगा फंगस का, जिनके पास सेल वॉल है, यानी सेल वॉल एग्जिस्ट करती है, बट क्लोरोफिल नहीं है। तो ये ऑटोट्रॉफिक नहीं है, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। यहाँ तक पिछली क्लास में मैंने आपको जो है चीजें कवर करा दी थी। अब मैं थोड़ा सा इससे आगे लेके चलता हूँ बातों को। और दोस्तों, ये है वो फाइनल हमारे जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। ये 69 होगा, है ना, कल आप लोगों ने चेक करा था, शायद मैंने 59 लिख दिया है। ये 69 होगा, तो प्लीज आप इसे करेक्ट कर देना। ठीक है, हाँ, मैंने करेक्ट कर दिया। एक्चुअली पुराने नोट से हो सकता है उस समय किसी वजह से 59 मैंने लिख दिया हो, बट जैसा आप लोगों ने चेक करा था, इट शुड बी 69। ठीक है, ये है वो 5 किंगडम। वैसे ये ईयर कोई पूछेगा नहीं, स्टिल वी शुड हैव ऑथेंटिक नोट्स, तो इसलिए मैंने इसे करेक्ट कराया है। देखिए, 5 किंगडम हमारे पास है, जिसमें मोनेरा आता है,
जिसमें प्रोटिस्टा आता है, जिसके अंदर आता है फंगस, प्लांटे और साथ में आता है एनिमेलिया। अभी नोट्स मत बनाना, पहले चीज़ों को ध्यान से सुन लो। क्या यहाँ तक आप ये पोर्शन आपके नोट्स में नहीं लिखा हुआ ना? अभी मुझे जहाँ तक याद है आपके नोट्स में आखिरी बात ये लिखी होगी। इसके आगे बस मैंने आपको चीज़ें समझाई थी, ठीक है? अभी नोट मत करना, थोड़ा-सा मैं और होमवर्क कर देता हूँ, थोड़ा-सा मैं आपको और चीज़ों को समझा देता हूँ। पूरा समय दूँगा नोट्स बनाने का, बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है? अगर आप इसे ध्यान से पढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा है कि जो मोनेरा है, उसमें मेनली बैक्टीरिया आते हैं। आपको एग्ज़ाम के लिए इस बात को अच्छे से याद रखना है। एक्चुअली जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, ये कई जगह पे आती है। आप देखेंगे एल्गी यहाँ पर भी लिखी हुई है। इनफैक्ट एल्गी जो है कभी-कभार और भी जगह आपको देखने को मिल जाती है। तो प्लांटे के अंदर भी आपको एल्गी देखने को मिलती है। तो एल्गी इज़ अ जनरल टर्म जो कि कई तरीके की हो सकती है। तो मेनली आपको यहाँ पे बैक्टीरिया को ध्यान रखना है कि मोनेरा के अंदर आपको बैक्टीरिया देखने को मिलता है। प्रोटिस्टा के अंदर आपको यूनिसेल्युलर और यूकेरियोटिक देखने को मिलता है। और आप नोटिस करेंगे फंगस यहाँ पर भी है और फंगस यहाँ पर भी है। यानी कुछ फंगस सिंगल सेल वाली अगर होगी तो उसे यहाँ पर काउंट करा जाएगा, लेकिन अगर वो मल्टीपल सेल वाली होगी जैसे कि अधिकतर होती है तो उसे यहाँ पर काउंट करा जाएगा। और बाकी प्लांटे में आपको पता ही है मल्टी सेल्युलर होगा, प्लांटे एनिमेलिया दोनों और फंगस भी। इसके अंदर ग्रीन प्लांट्स आते हैं और इसके अंदर एनिमल्स आते हैं। अभी रुकिए, नोट मत करना, पहले चीज़ों को थोड़ा सा और समझ लेते हैं प्यारी एनसीईआरटी का इस्तेमाल करके। ये इस बार ऐड करा है, पिछले नोट्स में नहीं है। देखिए, अगर मैं 5 किंगडम आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर क्लियरली कह सकता हूँ कि 4 जो है वो यूकेरियोट है और 1 जो है प्रोकैरियोट है। ठीक है? उसके बाद अगर ये तो हो गया सेल का टाइप, यानी सेल डेवलप्ड है नहीं है। उसके बाद दूसरा सवाल आता है सेल वॉल है या नहीं है। देखो प्रोकैरियोटिक है तो इसका तो सेल वॉल से कोई मतलब होगा ही नहीं। मेनली जो है एनिमेलिया में एब्सेंट होती है और बाकी सबके अंदर प्रेजेंट होती है। ये मैं आपको आगे चल के लिखवाऊंगा कि फंगस के अंदर जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है और प्लांटे के अंदर जो बनी होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? सब लिखवाऊंगा, चिंता मत करो। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अभी जैसा दिव्यांश ने पूछा था कि भाई सर एग्जैक्टली क्या फर्क है प्रोकैरियोट यूकैरियोट में, तो मैंने वहां पे एक ही बात बताई कि भाई इसके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होगी और बाकी सब जैसे हमारे अंदर प्रेजेंट होती है ऐसे बाकी सबके अंदर भी प्रेजेंट होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी इस कैसा दिखता है ये, ऑब्वियसली मोनेरा एक सिंगल सेल वाला होता है जनरली, तो सेल्यूलर हो गया। प्रोटिस्टा भी सिंगल सेल वाला होता है, सेल्यूलर हो गया। फंगस मल्टी सेल्यूलर, ये सब मल्टी सेल्यूलर होंगे। उसी को बस फैंसी भाषा में लिखा है, अपने को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये सब मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ठीक है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी ये जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। ये नीचे वाले नामों को इग्नोर करना, मुद्दे की बात समझना। एनिमल्स तो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। लैग आ रहा है, ठीक है? नहीं है लैग, चलो ठीक है, ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ, चिंता ना करें, कोई बात नहीं, लैग हो सकता है बीच में आया हो, अब सब चीज़ें होपफुली ठीक होंगी, ठीक है? आराम-आराम से समझिए, मैं स्क्रीन पर मार्क भी करता रहूँगा, जिससे कि आप अगर बीच में 1 आध सेकंड आवाज़ कटे तो भी काम बन जाए। आपको पता है हम तो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। आप लोग एक बार रिफ्रेश कर लो, जिन्हें लैग आ रहा है, वो एक बार पेज रिफ्रेश कर लीजिए, हो सकता है आपके नेटवर्क में कोई इश्यू हो। हेटेरोट्रॉफिक यानी हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, लेकिन आपको याद है ना प्लांट तो अपना खाना खुद बना सकता है। फिर प्लांट ही तो है जो हमें खाना बना के दे रहा है, हम उसी को काट-पीट करके खुद खा लेते हैं। इसी तरीके फंगस भी अपना खाना खुद नहीं बना सकता। लेकिन ये दोनों ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। कुछ प्रोटिस्टा भी ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, अमीबा वगैरह, तो वो हेटेरोट्रॉफिक हो गए। समझ पा रहे हैं? यानी अगर उस प्रोटिस्टा के अंदर क्लोरोफिल है, तो खाना खुद बना लेगा, अगर नहीं है, तो वो किसी और पे डिपेंडेंट है। यानी प्रोटिस्टा के अंदर दोनों कैटेगरीज़ आ सकती हैं और अगर आप देखेंगे मोनेरा के अंदर, तो इसके अंदर भी दोनों कैटेगरी आ सकती है। या तो ये अपना खाना खुद बनाते रहेंगे बैठ के और या फिर जो है, ये किसी और का खाना जो बना हुआ है, उसे खा लेंगे। क्या आपको ये पेज समझ आ रहा है? दिस इज़ आई सपोज़ द मैक्स आई कैन एक्सप्लेन। मतलब इससे क्लियर मुझे नहीं लगता कि आपके कैटेगरी के बच्चों को चीज़ें समझ आती होंगी। आई एम जस्ट ट्राइंग कि आपको चीज़ें समझ भी आ जाए। ठीक है दोस्तों? आगे चलते हैं। अब आपने एक चीज़ सुनी होगी बहुत बार, फाइलम। ऐसे शब्द कभी-कभार अचानक हमें मॉक टेस्ट में दिख जाते हैं। फाइलम, किंगडम, जीनस, स्पीशी। तो इनका सीक्वेंस अपने को जो है थोड़ा-सा पता होना चाहिए कि इनका सीक्वेंस क्या है, वो मैं आपको इस पेज से समझाता हूँ। नोट्स वगैरह बनवाऊँगा, उसकी चिंता मत करो, पहले एक बार समझ लो। देखो, ज़्यादा इधर-उधर मत देखना, मुद्दे की बात देखना। आपको पता है ना हम सब एक स्पीशी हैं, यानी आपका नाम भले ही युवराज या दिशा या मेरा नाम राहुल हो, आपका नाम नितिश हो या फिर निशा हो या फिर कुछ और नाम हो, बट हम सब ह्यूमन्स हैं। हम सब ऑलमोस्ट एक जैसे हैं और हम एक स्पीशी हैं। इसी तरीके डॉग है, कैट है, काऊ है, बफेलो है, वो सभी अपनी-अपनी स्पीशी के अंदर काउंट होती है। भले ही आप उनका नाम रख दें, भले ही वो देखने में थोड़ी अलग-अलग हों कद-काठी से, बट वो सब स्पीशी के अंदर काउंट होती है। अगर मैं मल्टीपल स्पीशीज़ को एक साथ कर देता हूँ, यानी जैसे काऊ की स्पीशी और ह्यूमन की स्पीशी को मैं एक साथ कर देता हूँ, तो मैं उसे एक जीनस के अंदर रखता हूँ। तो सोच के देखना, एक स्पीशी के अंदर ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी या एक जीनस के अंदर?
स्पीशीज ज्यादा सिमिलर होगी ना आपस में, यानी स्पीशी के अंदर जो 4-5 लोग बैठे हैं वो एक जैसे से होंगे, लेकिन जीनस में तो काऊ भी आ गए, ह्यूमन भी आ गए, तो अलग अलग होंगे। यानी जब मैं स्पीशी से जीनस की तरफ जाता हूँ तो मैं चीजों को जनरलाइज कर रहा हूँ और मैं जो है सिमिलैरिटी को कम कर रहा हूँ। यानी जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा, जैसे कि जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, ये थोड़े से रट्टे मारने पड़ेंगे आपको, क्लास से फाइलम और फाइलम से किंगडम, तो सिमिलैरिटी विल डिक्रीज। जैसे कि किंगडम में आपको पता है कि एनिमल किंगडम आता है, इसमें तो बहुत कुछ आ सकता है। एनिमल किंगडम में क्रो भी आ सकता है और हमारा ब्रो भी आ सकता है, इसमें तो कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर आप स्पीशी में देखेंगे तो हम एक जैसे से लोग आएंगे। यानी ऊपर से जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो उसमें इंक्रीजिंग सिमिलैरिटी होगी, और जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसमें डिक्रीजिंग सिमिलैरिटी होगी। आपको ये सीक्वेंस अच्छे से रट्टा मारना है। जैसे कि किंगडम है, उसके बाद फाइलम है, फिर क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है और स्पीशी है। ये सीक्वेंस आपको जो है अच्छे से याद रखना है, ठीक है। मैं इसकी कोई ट्रिक वगैरह आपके लिए नहीं बना रहा हूँ, इट इज अप टू यू आप इसे कैसे याद करें। बट ये सीक्वेंस अगर आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सीक्वेंस याद करने में सिंपल है कि ऊपर किंगडम है तो ये सबसे ज्यादा वैरायटी वाला होगा, स्पीशी सबसे ज्यादा एक जैसी सी होगी, तो जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो सिमिलैरिटी बढ़ेगी, नीचे से ऊपर में घटेगी, ठीक है जी। सर आज थर्ड टाइम सेम डाउट पूछ रहा हूँ। अच्छा जी, आप थर्ड टाइम ये डाउट नहीं पूछ रहे हैं बेटा, मुझे बाकी 2 टाइम जब आपने डाउट पूछा था वो क्लास नंबर्स मुझे बताइएगा डेट के साथ, वो आपने कहाँ भेजा, मैं भी देखना चाहूंगा वो कौन सी 2 क्लासेस है जब आपका डाउट मैंने छोड़ा है। बिकॉज ऑलमोस्ट हर क्लास में मैं सभी के डाउट्स लेके जाता हूँ। पिछली क्लास में भी जो है मैंने आपका डाउट, जिसका भी जो भी डाउट था, डाउट सेक्शन में खाली करके जाता हूँ, ठीक है। See, asking doubt is your right, but the way you ask the doubt, that is also important, right? आप थर्ड टाइम पूछ रहे हैं, क्या बताऊं मैं आपको कैसे चलती है दुनिया। लोग 30 बार पूछते हैं और तब भी उनका डाउट देखा नहीं जाता, जवाब देना तो छोड़ दो। तो अगर मैं आपके लिए एफर्ट लगा रहा हूं तो बदले में आई ऑल्सो एक्सपेक्ट सर्टेन लेवल ऑफ फ्रेमिंग एटलीस्ट ऑफ द मैसेज, कि सर थर्ड टाइम डाउट पूछ रहा हूँ, आज बता ही देना, हर बार मेरा डाउट रह जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, डाउट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब आप बीच में जा रहे हैं या फिर वो आपकी गलती है, मैं तो बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, ठीक है। सर एक क्लास तक 1 घंटे की कर दी थी, समझा नहीं, एक दिन आपकी तबीयत खराब थी। कोई बात नहीं जड्डू, एक काम करते हैं, आज की क्लास के एंड में डाउट ले लूंगा। और कभी भी आप लोग जो है ये मेरे से या इन जनरल किसी से भी ये चीज आपको समझनी होगी कि डाउट सॉल्व कराने का तरीका क्या है, ठीक है। आपका डाउट ले लिया जाएगा और ये बाकी सब वही काम कर रहे हैं जो मैं आपको कई बार मना करता हूँ। ये वो करते हैं जो भीड़ में चलते हैं। ऐसा काम मत करिए कि अगर मैं जड्डू को डांट रहा हूँ तो एक टीचर एक स्टूडेंट को डांट रहा है, इसमें आप सबका तो कोई रोल नहीं है। आप कल को मंत्रालय में बैठने वाले हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट में बैठने वाले हैं, ऐसे करेंगे क्या वहां पे? दिस इज वन ऑन वन इंटरेक्शन। ये मैं एक एजुकेटर एक अपने स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, उसे बता रहा हूँ कि कहाँ पे उसने गलती करी है। आप सबका कोई उस बात से कोई कनेक्शन नहीं, ठीक है। बाकी जड्डू आपका डाउट मैं ले लूंगा, और मैटर ऑफ चांस है कि डाउट मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ और कोशिश करूंगा इसे क्लियर कर ही दूं, ठीक है। अभी के लिए अगर आप क्लास लगाने हो तो क्लास लगाओ, अदरवाइज आप क्लास को रिकॉर्डेड देखो तो होपफुली ये क्लियर हो जाएगा। ना हो तो रात को 10 बजे आप इसे मुझे दोबारा भेजो, ठीक है जी। क्या आप इस बात को समझ पाए जो मैंने स्क्रीन पर लिखा है? पक्का? आगे चले। ये जो है ये भी कैरोलस लीनियस के द्वारा ही दिया गया मैटर है। अब आपके मैं नोट्स बनवा देता हूँ, अब आप अपने नोट्स थोड़े से अच्छे से बना लीजिए। आपने आखिरी बात ये लिखी होगी नोट्स में, अब आप अपने नोट्स में लिखिए ये सब डेटा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय आर.एच. विटेकर 1969। देखिए अधिकतर क्लासेस में डाउट लिए जाते हैं, कभी कभार छूट भी जाते हैं, इट इज ओके, इट इज नॉर्मल। इट इज द इंटेंशन दैट मैटर्स, और मेरी इंटेंशन है डाउट्स लेने की। हो सकता है किसी वजह से डाउट्स का काउंट इतना हो कि मैं ना देख पाया हूँ, इट इज ओके। सेकेंडली हो सकता है कभी मेरी तबीयत खराब हो तब मैं ना ले पाऊँ, इट इज ऑल्सो ओके। तो जल्दी हाथों हाथ आंसर चाहिए तो गूगल का इस्तेमाल करें। अगर पेशेंस है और सही से डिटेल में डिस्कशन चाहिए तो थोड़ा सा जो है आपको भी समय मुझे देना होगा, या फिर बाकी अपने दोस्तों से जो यहाँ पर है उन्हें कहिए कि आपका डाउट अपवोट कर दे, उससे चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। मैं अपना ये वाला रूप जनरली बहुत अवॉइड करता हूँ। हर बार जब मैं ऐसे आप लोगों को डांटता हूँ तो हर बार मुझे दुख होता है, ईच एंड एवरी टाइम, कि नहीं यार, दिस कुड हैव बीन हैंडेड इन मोर पोलाइट मैनर। बट कभी कभार मुझे लगता है कि वो जरूरी है, और आज वही हुआ। मैं सोच रहा देना नहीं यार, बच्चे को मैं कह देता कि ऐसे ही यार कर दूंगा क्लियर, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं अपनी पढ़ाई पे, तो आप अपनी जगह भी गलत नहीं है। बट कभी कभार लगता है कि यार आप गलत नहीं है तो हम भी गलत नहीं है। चलें जी आगे। आप नोट कर रहे हैं ना डेटा को? मैंने समझा दिया है तो अब मेरा चिल करने का समय है, अब मैं रिलैक्स कर सकता हूँ। यहाँ पे ऐसे लिखना सम फंगस।
अरे पुनीत, बड़ी मुश्किल से ऐसी हुई है टोन, वरना एक टाइम तो हम भी जो है माधव शास्त्री की जगह मैडी ही थे। अगर आपने मूवी देखी है तो ही आप समझ पाओगे। नोट कर रहे हैं आप लोग? किसी को कोई दिक्कत हो समझने में या कुछ भी कैसा भी, यू कैन कमेंट, यू कैन डिस्कस। मल्टी सेल्यूलर, यहां पर न्यूक्लिएटेड लिखा है, आप मल्टी सेल्यूलर भी कर सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड लिखेंगे तो सेल्यूलर भी कर सकते हैं, ऐसा कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं। फंगस में आप सिंपली हायर फंगस भी लिख लोगे तो आपका काम बन जाएगा। सम कहाँ लिखना है? ऊपर देखो, यहाँ पर कुछ फंगस प्रोटिस्टा में भी आते हैं बेटा, कुछ फंगस फंगाई में भी आते हैं। इसी तरीके यहाँ पर भी आप सम लिख लो कि सम एल्गी जो है प्रोटिस्टा में भी आते हैं और सम एल्गी जो है आपके मोनेरा के अंदर भी आ सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है राधना बेटा, हमने मसल्स वगैरह पढ़ी हैं, वहां पर आप देखो हमने मल्टी न्यूक्लिएटेड चीजें पढ़ी हैं। जनरली हम कहते हैं एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, बट ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। चौथे नंबर पे लिखा है प्लांटे, जिसमें लिखा है मल्टी सेल्यूलर ग्रीन प्लांट्स एंड एडवांस्ड एल्गी। आपने सुना है ना, एल्गी भी फोटोसिंथेसिस करती है, ये वही वाली एल्गी है। एल्गी ऊपर वाली भी करती है, बट ये वो है जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाली एल्गी होती है, इसे हम प्लांटे के अंदर पढ़ते हैं। हाइयर फंगस का मतलब सिंपली कॉम्प्लेक्स फंगस, जैसे स्ट्रक्चर, जैसे कि मशरूम हम खाते हैं, तो मशरूम तो मल्टी सेल्यूलर फंगस हो गई, इतनी बड़ी मशरूम होती है, अभी मैंने लंच में ही खाई है ना। तो वो हाइयर फंगस, हाइयर मींस स्ट्रक्चर वाइज मोर कॉम्प्लेक्स। नोट कर लिया? देखिए मैं काफी समय दे रहा हूं आपको चीजों को लिखने का। फिफ्थ नंबर पे एनिमेलिया लिखा है, मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स। चलो अब इसके बाद आपको क्या नोट करना है, इसके बाद इसे नोट करिए, ऐसे लिखें, हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बाय कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस के द्वारा ये दिया गया है। यहाँ पर ये ऑब्वियस है, थोड़ा सा थोड़ा जूम कर देता हूँ अभी, रुको, फटाफट नोट करो दिव्यांश, ठीक है। आज आपको आपके हाथों की कसरत होगी अच्छी खासी, तो आज थोड़ा सा आपको जो है जान ज्यादा लगानी होगी अपने नोट्स बनाने में। यहाँ पर आप ऐसे लिखो, जैसे ग्रुप ऑफ फाइलम्स, यहाँ पर आप लिखो ग्रुप ऑफ स्पीशीज, और ऐसे करके बस ऐसे छोटा छोटा ऐसे डंडियां सी बना दो। इससे रिवीजन के समय आप समझ पाएंगे। ठीक है, मैं प्रगति अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। कुछ बच्चे अभी भी लैग कह रहे हैं, तो जब लैग ठीक हो जाएगा तब एक्सप्लेन करूंगा। आपने ऊपर वाला लिख लिया है, हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बाय कैरोलस लिनियस, आप नोट करिए इसे। ये जरूर बना लेना, एरो नीचे की तरफ इंक्रीजिंग है, ऊपर की तरफ डिक्रीजिंग है। ऊपर लिखा है हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बाय कैरोलस लिनियस। प्रगति, अब मैं आपको और बाकी बच्चों को समझा देता हूँ, आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए जो स्पीशी होती है, जैसे कि आप और हम अलग अलग इंसान हैं, बट हम एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। ये समझ नहीं आया स्पीशी वाले अपने, ठीक है। अब श्रेया मैं आपको भी समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। देखिए जो अलग अलग इंसान है, जैसे आप है, मैं हूँ, मेरे फैमिली है, आपकी फैमिली है, कर्नाटक में इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ के लोग हैं, या फिर जितने भी लोग हैं अपनी दुनिया में, ये सब होमोसेपियंस कैटेगरी में आते हैं। तो होमोसेपियंस एक स्पीशी हो गई, एक स्पीशी हो गई जिसमें सारे के सारे इंसान आते हैं। अब जैसे इंसानों की एक स्पीशी है, ऐसे बंदरों की एक स्पीशी है, ऐसे ही लंगूरों की एक स्पीशी है, ऐसे चिंपांजी की एक स्पीशी है। ऐसे कई सारी स्पीशीज को जब मैं मिलाकर एक थैले के अंदर बंद कर दूंगा, तो मैं कहूंगा ये सब सेम जीनस से है। यानी हमने कहा ये सब सेम जीनस से है। अब ये जीनस, फैमिली, ऑर्डर बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बिकॉज एसएससी लेवल की बात हम कर रहे हैं। हमने कहा जी ये एक थैला बन गया, समझ पा रहे हैं। अब ऐसा ही एक और थैला, दूसरा थैला, तीसरा थैला, चौथा थैला, कई सारे थैले होंगे, जैसे गायें, भैंस, और ये सब जो है अलग अलग स्पीशी हो सकती हैं। बहुत जनरल एग्जांपल्स दे रहा हूँ, लेकिन ये भी एक जीनस के अंदर आ सकते हैं। अब अलग अलग जीनस को जब मैं मिला दूंगा तो मैं कहूंगा ये सब एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। ऐसे ही जब मैं अलग अलग फैमिलीज को मिला दूंगा तो ऑर्डर, अलग अलग ऑर्डर्स को मिला दूंगा तो क्लास, अलग अलग क्लासेस को मिला के फाइलम या डिवीजन, फाइलम्स को मिला के किंगडम। यानी मैं कह सकता हूँ जो एक स्पीशी के अंदर के लोग होंगे वो काफी हद तक मिलते जुलते होंगे एज कंपेयर टू एक किंगडम के अंदर के लोग।
यानी प्लांट के अंदर बहुत ही अलग-अलग वैरायटी के छोटे-छोटे पौधे से लेकर बड़े-बड़े पेड़ तक आ सकते हैं। बट अगर एक स्पीशी के अंदर आप देखते हैं प्लांट को, तो सारे प्लांट, अगर बनियन ट्री एक स्पीशी है, तो सारे के सारे जो बनियन ट्री हैं या सारे के सारे रोज़ हैं, वो ऑलमोस्ट एक जैसे दिखेंगे, साइज़ में बड़े-छोटे हो सकते हैं, बट ऑलमोस्ट एक जैसे दिखेंगे। तो नीचे से जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं, फैमिली के आगे लिखा है ग्रुप ऑफ जीनस। जैसे स्पीशी का ग्रुप, ये ग्रुप ऑफ स्पीशी जो है जीनस है, ऐसे ग्रुप ऑफ जीनस फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली ऑर्डर, ये इस तरीके लिखा हुआ है। समझ पा रहे हैं? रेड वाले में सिंपली लिखा है ग्रुप ऑफ, रेड वाले में लिखा है ग्रुप ऑफ। जैसे कि मैं कह सकता हूँ ना, अरे कुछ नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस मतलब, ग्रुप ऑफ ये है। ग्रुप ऑफ स्पीशी जीनस, ग्रुप ऑफ जीनस फैमिली, फैमिली का ग्रुप ऑर्डर, ऑर्डर का क्लास, क्लास का फाइलम, फाइलम का किंगडम। ये तरीका है। क्वेश्चन कैसे बनेगा किंग, 3-4 तरीके के सवाल बनेंगे, ऊपर से नीचे इंक्रीज है। उसका रीजन भी आपको मैंने बताया कि एक स्पीशी के अंदर दो जो लोग बैठे हैं वो एक जैसे से होंगे, लेकिन एक किंगडम के अंदर दो अलग अलग लोग बैठे हैं वो बहुत अलग अलग होंगे। जैसे एक मछली और एक इंसान, ये सेम फाइल सेम किंगडम में आ सकते हैं एनिमेलिया में, लेकिन ये बहुत अलग अलग है। लेकिन एक इंसान और दूसरा इंसान ये सेम स्पीशी में है, तो यहाँ पर सिमिलैरिटी एक जैसे ज्यादा होगी, यहाँ पर सिमिलैरिटी कम होगी। अब कीन के सवाल का आंसर, कि सवाल कैसे आएंगे, पहला पूछेगा टेक्सोनॉमी कैटेगरी किसने बनाई है, आंसर होगा कैरोलस लिनियस। दूसरा होगा कि इनमें से 4 ऑप्शन देगा और कहेगा सबसे ज़्यादा सिमिलर क्या होते हैं। ऑप्शन देगा किंगडम, फाइलम, क्लास और स्पीशी, तो आप कहेंगे स्पीशी सबसे ज़्यादा सिमिलर होती है। इसी तरीके आपसे वो कहेगा सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी किसमें होती है, आपको ऑप्शन देगा किंगडम, फाइलम, क्लास, स्पीशी, तो आप कहेंगे जी किंगडम में होती है। अब उसके बाद वो आपको ऐसा दे सकता है कि भई इन्हें आप ऑर्डर में अरेंज करो, डिक्रीजिंग सिमिलैरिटी। ये सब पीसीएस लेवल के सवाल है जो मैं बोल रहा हूँ। ऑर्डर वाले सवाल ना जनरली पीसीएस वगैरह में आते हैं, बट क्योंकि एसएससी मेंस में किंगडम पूछ रहा है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग सच क्वेश्चंस इन मेंस आल्सो। तो वो कहेगा जी इन्हें आप सीक्वेंस में लगा लो। तो बस अगर आपको ये सीक्वेंस पकड़ में आ गया है तो हो गया आपका काम। देखो इतना मुश्किल नहीं है। ये सी एच, पता नहीं मैंने क्या लिखा होगा, उससे कोई एग्जाम्पल वगैरह दिया होगा। ये मतलब मैं सब स्पॉन्टेनियस ही लिखता रहता हूँ, तो कोई एग्जाम्पल या तो होगा ये सी और एच करके। श्रेया सिर्फ एग्जाम्पल दिए, जनरल साइंस तो आती है ना पीसीएस में। काउ और ह्यूमन, अच्छा काउ और ह्यूमन लिखा होगा, ये लिखा एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपको क्या करना है ना, ज्यादा लोड नहीं लेना। आप ये समझ रहे हो पैरों में स्पीशीज है और किंगडम सबसे ऊपर है। मैं आपको यहीं से याद करा देता हूँ। देखो पैरों में तो स्पीशी है, हम ये बात जान गए, और स्पीशी के बाद जीनस भी हमने कई बार पढ़ लिया है ना। सबसे ऊपर किंगडम है और उसके अंदर फाइलम है, ये भी हमें पता है। ये किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम आते हैं, ये भी हमें पता है और हमें ये भी पता है। अब ये तीन को थोड़ा सा किस तरीके थोड़ा जुगाड़ से याद कर लेना, आपका काम बन जाएगा। चले जी आगे। अब देखो जुगाड़ बड़े सारे हैं मेरे पास। जैसे मैं आपको कह दूं पढ़ाकू छात्र ऑफ जनरल स्टडीज, लेकिन ये सारी बातें ना सुनने में मजेदार लगती हैं, पेपर तक नहीं जाती। कि जो किंग है वो एक पढ़ाकू छात्र है जीएस का, बट अगेन सी दिस इज लाइक फॉर फन, इट इज फाइन, बट एग्जाम तक शायद ये आपके दिमाग में ना रहे। कि के, फिर पढ़ाकू छात्र, और ऑफ, और जनरल स्टडीज, बस बोल दिया है। नोट करना चाहे करिए, वरना जाने दीजिए। मैं लिख भी देता हूँ, ये सब स्पॉन्टेनियस है, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले से कुछ सोच के आया हूँ। समझ आए तो ठीक, ना आए तो जाने दीजिए। किंग, पढ़ाकू छात्र ऑफ जनरल स्टडीज, यस जैसा भी कहना बन सकता है। जी हाँ कौशिक, रीजनिंग में भी ये सवाल आ सकता है, आप सही फरमा रहे हैं। चलें जी आगे। अब जीवन काफी सरल लग रहा था, मजा आ रहा था जीवन में, एकदम बढ़िया से सब बढ़िया लग रहा था। तो लोगों को तो अच्छा नहीं लगा। लोगों ने कहा यार ये तो कोई बात नहीं हुई, हमने इतनी मेहनत करके डेटा बनाया, ये तो समझ आ गया लोगों को, तो थोड़ा सा इसे कॉम्प्लेक्स करा जाए। तो काल भाई ने कहा कि मैं थोड़ा-सा मुश्किल करूँ? मैंने कहा कर दे भाई, कोई बात नहीं। तो कार्ल वूज़ ने कहा, आप यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे अभी साथ-साथ, और मैं आपको समझाऊँगा कि मोनेरा में भी वैरायटी है। मैंने कहा अच्छा भैया कैसे वैरायटी है? एक बैक्टीरिया ये, एक बैक्टीरिया ये। तो मैंने कहा ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं भई, इसमें बैक्टीरिया होते हैं। कह रहा नो, 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 ये है आर्के या आर्चाई बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया आप इसे बोल सकते हैं, एक है यू बैक्टीरिया। तो मैंने कहा क्या फ़र्क है? कह रहे देखो इसे आरके ही कह देना और इसे बैक्टीरिया ही कह देना। मैंने कहा मज़ा नहीं आया। कह रहे कोई बात नहीं, फ़ोन काट दिया और फिर मर गए। कह रहे अब तो मैं बता चुका हूँ, अब तो सिलेबस का हिस्सा है, एसएससी पूछेगा। और वही हुआ कि अब ऐसे सवाल आगे चल के आरके वाले सवाल आने लगे हैं। आपको ध्यान रखना है कि मोनेरा जो है वो 2 हिस्सों में टूटा हुआ है, एक आरके बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया होता है। नोट करिए इसे, फिर मैं आगे चलता हूँ। बायो के भी कितने लेक्चर और होने वाले हैं, अब मान के चलिए करीब 6 के आसपास। योगेश मैं आपको रात वाली क्लास में इसका अपडेट देता हूँ।
आज नोट स्पीड में करना होगा, बिकॉज मैं चाहता तो मैं ये भी कर देता कि आपको एक फाइल दे देता घर के लिए कि अभी समझ लो, घर पे लिख लेना। आई वॉन्ट यू टू मेक द नोट्स इन द क्लास ओनली, इसलिए मैं आपको समय दे रहा हूँ। अब ये सारी बातें बड़ी सिंपल सिंपल है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी है उसे माइक्रो बायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। और एक और बात, भले ही आर एच विटेकर जो है, भले ही आर एच विटेकर जो है उसका किंगडम क्लासिफिकेशन काफी फेमस है, बट जब आप माइक्रो बायोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पर आपको मार्गुलिस और श्वार्ट्स का भी एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाया जाता है। मार्गुलिस और श्वार्ट्स का एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और आपको अलग से पढ़ाया जाता है, जिसमें कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ। क्या प्रोकैरियोट ही मोनेरा है? क्या यही प्रोटिस्टा है? फंगस प्लांट एनिमेलिया? तो ये जो इन्होंने बात कही है मुझे पसंद नहीं आई। इन्होंने जबरदस्ती आपके लिए सिलेबस बढ़ाया है, बस कह गए और चले गए वाली बात हुई है। अब कह गए तो अपने को पढ़ना है, किताबों में लिखा है तो अपने को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जो स्क्रीन पर लिखा है वो सब आपको अपनी कॉपी में लिखना है। यहाँ से आज तक एक भी सवाल नहीं आया है। आर एच विटेकर वाला सवाल ही आता है, बट कभी ना कभी तो आएगा, और जब वो आएगा तो उस समय अपने को डेटा पता होना चाहिए, ठीक है। आप सब समझ पा रहे हैं, नोट्स बना पा रहे हैं। काल वूज वाली बात मैंने आपको लिखवा दी है, अब आप ये वाली बात लिख सकते हैं। मैं डिक्टेट भी कर देता हूँ जिसे पढ़ने में नहीं आ रहा। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज माइक्रोबायोलॉजी। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये दिया गया था MARGULIS एंड SCHWARTZ के द्वारा 1982 में। और इसके हिसाब से एक तो प्रोकैरियोट अलग से बैठे हैं जो कि हमारे मोनेरा ही होते हैं, एक प्रोटोसिस्टा बैठे हैं जो हमारे प्रोटिस्टा होते हैं, एक फंगस प्लांटे एनिमेलिया। आज मैं चिल कर सकता हूँ आराम से बैठ के, इसलिए आज बच्चों को डांटने का टाइम भी मेरे पास है, तो आज सोच समझ के कमेंट कीजिएगा। चलें जी आगे। चलो नोट करिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नोट करिए। मैं डिक्टेट कर देता हूँ या तो आपके लिए। कार्ल वूज in 1977 further divided Monera into archaea bacteria और यू बैक्टीरिया। यस जट्टू बेटा, 2 घंटे की क्लास है। अगर आप सिर्फ डाउट के लिए आए हो तो आप करीब 5:45 आ जाना, और अगर आप क्लास लगा रहे हो तो क्लास करीब 6 बजे तक होगी। ठीक है, ठीक है। 5:45 के आसपास आप क्लास में आ सकते हैं, ठीक है भैया। चलें आगे। देखो, जो ये अलग से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया है, इसके हिसाब से जो मोनेरा था उसे इन्होंने प्रोकैरियोटे कह दिया, और जो प्रोटिस्टा था इन्होंने उसे प्रोटोसिस्टा कह दिया, और बाकी 3 सेम लिख दिए। यानी एक्चुअली इन्होंने कुछ नया काम नहीं करा है, बट क्योंकि किताबों में इसका भी जिक्र है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद कितने पेज के बाद नोट्स? समझा नहीं मैं, आप क्या कह रहे हैं बेटा? आप लेट आए हैं क्या क्लास में, या मतलब शुरू से हैं? मैं समझा नहीं आपका डाउट। ये आपने नोट कर लिया है, यहाँ तक सबको सारी बात समझ आ गई है। तो अब मैं थोड़ा सा डेटा पे खेलता हूँ, मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा सबसे पहले मोनेरा। मोनेरा में आर्के बैक्टीरिया पढ़ाऊंगा, यू बैक्टीरिया पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद मैं आपको जो है पढ़ाऊंगा अपना प्रोटिस्टा वाला पोर्शन, और इस तरीके चीजें अपनी चलती रहेंगी, ठीक है। नोट्स नहीं बना रहे थे, कोई बात नहीं, मैं आप एक काम कर लो, या तो अंदाजे से स्पाइरल है तो अंदाजे से 2-3 पेज छोड़ दो। 2 पेज मेरे हिसाब से 2 शीट्स ऑफ पेपर काफी रहेंगे, बच गए तो कोई बात नहीं, खाली छोड़ देना, ठीक है। चलें आगे दोस्तों, आप यहाँ से नोट्स बना लो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अच्छा दोस्तों, क्या मैं आपसे उम्मीद करूँ ये आप अपने होमवर्क में अपने कॉपी में बना लेंगे? ये प्रॉपर टेबल है, मैं आपको दूंगा फाइल के अंदर। ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, मैंने पूरी समझा दी है। अगर नहीं भी नोट करोगे तो काम चल जाएगा, बट मैं चाहता हूँ आप इसे नोट करो, ठीक है। तो इससे नोट करने से क्या होगा ना, आपको ये सब भी चीजें समझ में आएंगी थोड़ी सी। कीमोसिंथेटिक क्या होता है, फोटोसिंथेटिक क्या होता है, सैप्रोफाइटिक क्या होता है, पैरासिटिक क्या होता है, इन शब्दों से भी आप थोड़ा सा रूबरू जो है हो पाएंगे, ठीक है। ये होमवर्क है, आप चाहें तो इसे शुरू में, चाहें तो एंड में, जहां मन करे वहां बनाइए, अभी नहीं, बिकॉज इट विल टेक सम टाइम। तो ऐसा समझ रहे हैं ना कि पर्पस बीट हो जाएगा इस क्लास का। काइटिन क्या होता है, स्क्रूस आपको जब फंगस पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं किंगडम मोनेरा। पहली बात तो ये कि ये बहुत छोटा है, अपने को सही से नहीं दिखता है, तो हम बस माइक्रोस्कोप से इसे देखते हैं, और जितना समझ आता है उतना हम पढ़ लेते हैं। बहुत ही बारीक है, सिंगल सेल का है, वो सेल भी बेचारा करीब सा अच्छे से डेवलप नहीं हुआ।
तो मोनेरा के अंदर जो मेनली चीजें आती हैं वो आती है हमारी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। आप अपनी नोट्स में किंगडम मोनेरा, ठीक है। और इसमें दो सब किंगडम्स आते हैं। सब किंगडम का मतलब आप समझ गए ना, यानी किंगडम के छोटे रूप। जैसे कि आप कह सकते हैं इन्हें फाइलम का नाम दे सकते हैं, वैसे इसे सब किंगडम बोलना ज्यादा अच्छा रहता है। यानी मोनेरा के अंदर मेनली प्रोकैरियोटिक चीजें आती हैं और उसके अंदर दो हैं, एक आर्के बैक्टीरिया जो कि मोस्टली ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताओ, एक काम करें, नोट्स बाद में बना ले, ये चलेगा? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आपको मैं सब चीज़ें अच्छे से समझा दूँ। अगर सभी लोग एग्री करो तो देखो पूरे कोर्स में 7-7 नोट्स बनवाए हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिर्फ स्क्रीन पे फोकस करके समझोगे तो अच्छा रहेगा, है ना? एक काम करते हैं, इस क्लास में थोड़ा-सा चेंज करते हैं। आप अपनी कॉपी को बंद कर दीजिए, क्योंकि लिखने में जल्दी-जल्दी में समझ में कम आएगा। घर पे आपके मैं पूरे-पूरे 1 से 2 घंटे लूँगा। अभी कोई नोट्स मत बनाओ। मैं आज रात 12 बजे तक पूरी कोशिश करूँगा किंगडम क्लासिफिकेशन पैक करा दूँ, फेयर है ना? उसके बाद मैं आपके लिए पीडीएफ भी कल ही डाल दूँगा। ठीक है, ये तो सही है ना? मैं आज रात 12 बजे तक किंगडम पैक करा के कल पीडीएफ डाल दूँगा, पीडीएफ एकदम प्रॉपर होगी। ये मैं चाहे रात को 2-3 बजे तक जाके जो भी मुझे उसमें एडिशन वगैरह करने हैं, वो मैं करके आज रात को नहीं तो कल शाम तक पक्का डाल दूँगा, ठीक है? और वो डालूँगा, आप बस उसे एक ही सीक्वेंस में नोट कर लेना, फेयर है ना? चलो, अब सभी लोग स्क्रीन पे फोकस करो, पेन कॉपी छोड़ दो, कॉपी को बंद कर दो और बस फोकस करो। पीडीएफ में दूँगा अपडेट सेक्शन में, आपको सिंपली उसे डाउनलोड करके उसी सीक्वेंस में चीज़ों को नोट कर लेना है। ठीक है दोस्तों? चलो, अब ध्यान से समझ लेते हैं चीज़ों को। मोनेरा के अंदर आते हैं 2 सब किंगडम और पहला जो है वो आर्के बैक्टीरिया है। देखिए ऑटोट्रॉफिक वो होता है जो अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है? और कुछ ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अपना खाना बना रहा है और फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा? हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल? कोई आंसर देना चाहेगा? वो कह रहे हैं जी 10 लोग अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन 2 ही फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं, तो 8 अपना खाना कैसे बना सकते हैं? एनीवन? भाई हमने पढ़ा है पूरी दुनिया में एक ही तरीका है खाना बनाने का, धूप का इस्तेमाल करके। मैं आपको समझाता हूँ। आपने कभी नोटिस करा है कि कचरे के ढेर में से एक स्मेल आती है? जनरली हम कहते हैं मीथेन की स्मेल है वो। हमने केमिस्ट्री के कोर्स में भी उस चीज़ को कई बार पढ़ा है। वो कहाँ से आती है, क्यों आती है? हम वहाँ पर कुछ खाना फेंकते हैं गला-सड़ा, हमने थोड़ा-सा छोड़ दिया खाना, हमने उसे वहाँ थ्रो कर दिया और इसमें से वो जो है स्मेल आती है अल्टीमेटली। तो आप यही कहते हैं ना, अरे ये खराब हो गया क्योंकि इसमें जर्म्स हो गए, इसमें बैक्टीरिया हो गए। यही बैक्टीरिया क्या करते हैं ना, इसी खाने को और ज़्यादा खराब करके, गला-सड़ा के इससे मीथेन वगैरह बनाते हैं। और उसी में से अपनी एनर्जी भी ले लेते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। ये बैक्टीरिया जो है मीथेन बनाते हैं, तो क्या मैं इन्हें मीथेनोजेनिक कह दूं? जैसे आप फोटोजेनिक है, यानी फोटो से एसोसिएटेड है, ऐसे ये मीथेन से एसोसिएटेड है। मीथेनोजेनिक मतलब जो मीथेन बनाता है। ऐसे ही कुछ ऐसे हो सकते हैं जो अमोनिया बनाते हो, कुछ ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हो। फोटोजेनिक का वैसे कोई यहाँ कनेक्शन नहीं है, वो तो मैं आपको थोड़ा-सा लाइट महसूस कराने के लिए कहा है। फोटोजेनिक वो होते हैं जिनकी फोटो बहुत अच्छी आती है। ऐसे लोग स्नैपचैट पे आपको देखने को मिलते हैं फ़िल्टर के ठीक आगे की तरफ, पीछे नहीं आगे की तरफ। खैर आप फ़ोकस करिए इधर की तरफ। देखो, आर्के बैक्टीरिया जो है, जिन्हें आर्के के नाम से जाना जाता है, ये अपना जो खाना है डिराइव एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ गैसेस लाइक अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बात को समझ पा रहे हैं? अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, मीथेन का CH4 होता है और हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S होता है। ये क्या करते हैं, इन्हीं गैसेस को भी खुद बना रहे हैं और उससे ही अपना खाना भी बना रहे हैं। लॉजिक पकड़ पा रहे हैं? जो पेड़ है वो क्या करता है, एक्सेस में चीज़ों को बनाता है, इसलिए वो खुद भी जी लेता है और हमें भी जीवन दे देता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है कि जितना ये बना रहे हैं वो इनके भी काम आ रहा है और उस इलाके के अंदर भी प्रोड्यूस हो रहा है। ये ना इंसान नहीं है, तो इंसानों की तरह मतलबी भी नहीं है कि सिर्फ अपना ही बना लिया। ये जो है ये इन्हें जितना मिलेगा ये सारा बना देंगे, उसमें से जो खुद के सर्वाइवल के लिए चाहिए होगा वो यूज़ कर लेंगे, बाकी वहाँ पे पड़ा रह जाएगा जो हमें महसूस होता है कि स्मेल आ रही है। क्या आप इस पेज को समझ पाए हैं दोस्तों? ये जो है मीथेनोजेनिक होते हैं जो मीथेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे चलते हैं, रुकिए ज़रा। यहाँ पर कुछ डेटा मैं आपके लिए ऐड कर रहा हूँ। दोस्तों 3 तरीके के जो हैं ये बैक्टीरियाज़ होते हैं। एक तो मीथेनोजेंस। ये जो मीथेनोजेंस होते हैं ये मीथेन बनाते हैं और मीथेन से सर्वाइव करते हैं। मीथेन बोले तो CH4, ठीक है? अगर ये ऑक्सीजन में आ गए ना तो मर जाएँगे। समझ पा रहे हो? इनका जो शरीर है, आपको आज की क्लास में कुछ नहीं लिखना, आपको सिर्फ समझना है, सिर्फ समझने का काम है, नोट्स घर पे बनाने हैं। ये अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ गई, ये निपट लेंगे। कितनी अच्छी बात है हमारे लिए, सोच के देखो कि ये
वो कंज्यूम नहीं करते जो हम कंज्यूम करते हैं, तो हम भी सर्वाइव कर पाते हैं, ये भी सर्वाइव कर पाते हैं। और ये आपको मेनली मार्शियस वाले एरिया में, दलदली इलाकों में देखने को मिलते हैं। इसी तरीके दूसरे नंबर पे आते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो मीन्स टेम्परेचर, एसिडो मीन्स एसिडिक, फाइल्स मतलब जो प्यार करते हैं। यानी ये जो है आपको देखने को मिलते हैं एक्सट्रीमली हॉट एंड एसिडिक एनवायरमेंट्स में। जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स वगैरह। हॉट स्प्रिंग्स आपने सुना है ना? अरे वो आपने यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह में देखा होगा, जमीन के अंदर से अचानक बहुत सारा पानी निकला, फिर वो शांत हो गया। अब वो पानी कई इलाकों में तो बहुत ही गर्म होता है। आप जो है ये हॉट स्प्रिंग को एक बार आप गूगल पे लिखोगे तो आप समझ जाओगे क्या चीज़ है। उन इलाकों में पाए जाते हैं और ये जो है H2S से संबंधित है। जैसे कि वो जो है CH4 से संबंधित है, ऐसे H2S से एसोसिएटेड है। ठीक है दोस्तों? इसी तरीके जो तीसरे होते हैं वो है हेलोफाइल्स। हेलो का मतलब क्या है? ये हेलो हाउ डू यू डू करते हैं नहीं। हेलो का मतलब सॉल्ट, यानी ये जो है ग्रो करते हैं सेलाइन एनवायरनमेंट में। जैसे कि डेड सी है, अब वो कहने को डेड है, वहाँ पे मछली नहीं रह सकती, क्योंकि मछली निकलेगी तो पहले ही मैरिनेट हो जाएगी, फिर तो क्या ही मजा आएगा, है ना? क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे नमक है। लेकिन वहाँ पर भी ये बैक्टीरिया जो है आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये सलाइन एनवायरनमेंट में यानी खारे पानी के अंदर अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। क्या यहाँ तक की बात आप समझ पा रहे हैं? सलाइन का मतलब खारा। खारा पानी सुना है ना आपने? जिस पानी में नमक होता है उसे सलाइन वाटर बोलते हैं। सॉल्टी वाटर और सलाइन वाटर एक ही बात है। आपको चीज़ें समझ में आ रही है ना? जैसे दिल्ली में जो दिल्ली गाजियाबाद का बॉर्डर है, दिलशाद गार्डन, ये शालीमार गार्डन वाला इलाका जो है, भोपुरा वगैरह आपने अगर सुना है तो वहाँ का पानी जो है बड़ा ही खारा है। मतलब वहाँ के टूथपेस्ट में नमक हो ना हो, वहाँ के पानी में नमक है। और यही देखिए वही है कि यही जीवन है। बहुत लोग जी रहे हैं, रह रहे हैं, बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं है। और कई लोग जो पैसे वाले हैं उन्होंने अपने घर में फिल्टर वगैरह जो है लगवा रखे हैं। अदरवाइज काम चल रहा है ऐसे ही। अब तो काफ़ी इलाकों का पानी जो है खराब हो गया है। खैर कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। आगे चलते हैं जी। नुकसान तो करता ही है, लेकिन क्या कर सकते हैं। यू बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होता है वही यू बैक्टीरिया होता है। समझ पा रहे हैं ना? जिसे हम आम तौर पे बैक्टीरिया कह देते हैं वो ही यू बैक्टीरिया होता है। ये वैसे में क्रोमोसोम एक ही होता है, ये आपको मैं सेल वाले चैप्टर में भी पढ़ाऊंगा, बट अभी के लिए भी सुन लो एक बार, ठीक है? क्रोमोसोम एक, इसके पास एक ही क्रोमोसोम होता है, क्योंकि मोनेरा के अंदर आता है। सोच के देखो तो इसके पास वही इंफॉर्मेशन है बस। सब एक जैसे हैं। जैसे ह्यूमंस में तो बाप बेटा अलग अलग दिखते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है दो लोगों से आ रही है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सब बिल्कुल एक जैसा, वही फोटोकॉपी हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, हो ही जा रही है। और इनके सर्वाइवल के लिए बहुत अच्छी बात है, बिकॉज यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम है, तो पिछला मरा नहीं मरा पता ही नहीं, उसी में से टूट के दूसरा बना है, उसमें से टूट के तीसरा चौथा पांचवा जो है उस तरीके बना है। क्या बात को समझ पा रहे हैं? इसमें राइबोसोम होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी या मटेरियल होता है, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन होती है, और एक ही क्रोमोसोम होता है। ठीक है? सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान या ग्लाइसान। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पढ़ाए जाते हैं, जिससे कि पेपर में अगर आपको ऑप्शन में ये सब देखने को मिले तो आप एकदम घबराए ना। ठीक है? अब दोस्तों जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें डिफरेंशिएट करा जाता है उनकी शेप के हिसाब से। हम कहते हैं कि बैक्टीरिया की शेप ऐसी है तो वो ऐसा है। जैसे कि आपने सुना होगा स्ट्रेप्टोकोकस या बैसिलस, आपने कहीं बैक्टीरिया के आगे पीछे लगा हुआ देखा होगा, स्पाइरिलियम, स्पाइरिला, ऐसे। ये क्या है ना, उनकी शेप के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे दोस्तों आप स्क्रीन पर अभी देखेंगे, मेनली बैक्टीरिया जो है 3-4 कैटेगरी के अंदर हम उसे तोड़ते हैं। एक आपका आता है, अगर कोई चीज़ गोल है तो वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। कोई चीज़ अगर जो है मान लेते हैं रॉड लाइक है इस तरीके, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा है ना, अगर कोई स्फेरिकल है तो कॉकस इस कैटेगरी में आ जाएगा। अगर इसका प्लूरल आप लगाओगे तो यूएस की जगह आई बन जाएगा। अगर कोई रॉड शेप्ड है तो उसे बैसिलस आप बोलेंगे, इसका प्लूरल जो है बैसिलाई हो जाएगा। कोई ऐसे हैं जो कॉमा जैसे हैं, यानी ऐसे, समझ पा रहे हैं ना, साउथ अमेरिका जैसे कुछ ऐसे हैं, तो ये विब्रियो के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद आप एक स्पाइरल जैसे होंगे, इसमें स्पाइरेलियम आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? कुछ इस तरीके घूमे घूमे से बैक्टीरिया है, इस तरीके आ जाएगा। ठीक है? अगर प्लूरल है तो बैक्टीरिया आ जाएगा, सिंगुलर है तो बैक्टीरियम आ जाएगा। दिशा, ये ड्राइंग्स हैं, ये माइक्रोस्कोप में ऐसे नहीं दिखते हैं, इससे काफ़ी सिंपल दिखते हैं। ये सिर्फ ड्रॉ करा गया है, और अगर आप माइक्रोस्कोप में फिर भी इन्हें देखेंगे तो कुछ कुछ ऐसे ही दिखेंगे, एग्जैक्टली ऐसे नहीं दिखेंगे, बट हाँ कुछ कुछ ऐसे दिखेंगे। क्या यहाँ तक की बात आप समझ पाए दोस्तों? हाँ, ऐसे ही दिखेंगे जी, हाँ बिल्कुल।
हिंदी में लिखा है इसी के पास है डीएनए जो भी है। ये देखिए मैं ऐसी कोडिंग लिखता हूँ कि मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ। मतलब मैं मेरा मानना ये है कि ऐसे नोट्स बनाओ जो बच्चे को ऐसा लगे कि टीचर बात कर रहा है। तो जब भी आप मेरे नोट्स देखोगे तो ऐसे ही हिंदी इंग्लिश मिक्स करके वो ऐसे ही होंगे कि आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं ही उसमें बोल रहा हूँ। तो इसलिए ऐसा लिखा है क्रोमोसोम 1 का मतलब है कि इसी के पास है जो भी डीएनए वो इन्फॉर्मेशन बस ये कैरी करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे। आपको चीजें समझ आ रही है ना? आपकी तबीयत ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? जिंदगी बढ़िया चल रही है? चलिए बहुत अच्छी बात है, ज़िंदगी बढ़िया चल रही है, तो थोड़ा-सा इसके साथ खेल लेते हैं। और रुकिए ज़रा, पहले मैंने डाउट सेक्शन बंद कर दिया था बट अभी थोड़ा-सा समय है अपने पास तो कोई बात नहीं, अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं और कुछ चटपटी बातें मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ होती है माइकोप्लाज़्मा, वैसे मैं आपको इस सेल वाले चैप्टर में पढ़ाऊँगा, ठीक है? ये होते हैं स्मॉलेस्ट सेल्स। ये मैं आपको सब लिखवाऊँगा, जहाँ पर लिखवाऊँगा ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा, ये सारे फैक्ट्स लिखवाऊँगा आपको। और ये जो है इनके पास सेल वॉल वगैरह नहीं होती है, ये सब पोर्शन आपको आगे चल के बताया जाएगा। एक छोटा-सा फैक्ट सोचा आपके लिए मैं ऐड कर देता हूँ बस। खैर आगे चलते हैं। क्या आप प्रोटिस्टा किंगडम पढ़े? देखो 5 में से 1 खत्म भी हो गया। कितना सिंपल है जीवन। नहीं, ऐसा नहीं है। पाँचों उँगलियाँ एक बराबर नहीं हैं, इसी तरीके पाँचों किंगडम भी एक बराबर नहीं हैं। आखिरी का एक किंगडम ऐसा है जो बिल्कुल हैवान है, मतलब वो अलग है और ये सब अलग है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो शुरू का 30-40% डेटा है, वो पहले याद करिएगा, उसके बाद वो पाँचवाँ किंगडम याद करिएगा। प्रोटिस्टा के बारे में जो है हमें ऑलरेडी पता है कि ये वो है जो यूकैरियोटिक है और यूनिसेल्युलर है। यूकैरियोटिक है और यूनिसेल्युलर है ना? ये बात तो हमें पता है कि किंगडम जो प्रोटिस्टा वाला है, ये यूकैरियोटिक है और यूनिसेल्युलर है। अब ये जो है ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है। याद है ना उस पेज पे वो बात जो मैंने आपको दिखाई थी टेबल में? यानी ये अपना खाना खुद भी बना सकता है, जैसे कि एल्गी इसके अंदर आ सकता है। और हो सकता है ये हेटेरोट्रॉफिक हो, यानी ये अपना खाना खुद ना बना पाता हो बेचारा। ये प्रोटोज़ोआ इसके अंदर आ सकता है। प्रोटोज़ोआ के भी कई सारे एग्ज़ाम्पल्स वगैरह भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? यानी यूनिसेल्युलर एल्गी के अंदर ये सब चीज़ें काउंट होती हैं। अब पता है पेपर क्या पूछेगा? वो आपको कहेगा ये जो क्लोरेला है, ये क्या है? आपको बताना है ये एल्गी है। फिर वो पूछेगा कौन से किंगडम में आता है? आप कहोगे प्रोटिस्टा में आता है। क्या आप बातों को समझ पा रहे हैं मेरी? या वो क्या करेगा आपका जीवन आसान बनाने के लिए तीनों लिख के दे देगा, पहला, कॉमा दूसरा, कॉमा तीसरा, आर क्या, ठीक है? तो वो आप जो है इधर अपना समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई, अभी आपको और काफ़ी सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा। पैरामीशियम जो है, ये एक तरीके का प्रोटिस्टा है, तो ये नाम आपको याद रखने हैं कि पैरामीशियम हमने प्रोटिस्टा में पढ़ा था। अब मैंने आपको बातों-बातों में 5 नाम पढ़ा दिए, जैसे कि पैरामीशियम, प्रोटोज़ोआ, 3, 4, 5 ये पाँचों जो है मैंने आपको पढ़ा दिए कि अगर आपको कोई भी दिखे, तो आप सीधा-सीधा जो है टिक कर सकते हैं अपना प्रोटिस्टा किंगडम के ऊपर। लेकिन काश जीवन इतना आसान होता। अब आप मैंने यहाँ लिख दिया पार्ट ऑफ प्रोटिस्टा, ये अलग से कुछ नहीं है, ये फाइलम है। याद है दोस्तों वो बातें जो मैंने आपसे करी थी बचपन में कि भाई किंगडम के अंदर फाइलम होते हैं, ऐसी जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसके अंदर का एक फाइलम है जो कि है प्रोटोज़ोआ। प्रोटोज़ोआ जनरली यूनिसेल्युलर होते हैं और ये आपको पानी में देखने को मिलते हैं और ये मूव करते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स के साथ जिन्हें हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। स्यूडो का मतलब है फॉल्स, पोडिया का मतलब है फीट। ये क्या है जी? ये मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, यहाँ पर जो है कोई चीज़ पड़ी हुई है। बर्गर पड़ा हुआ है। अब हम तो क्या करेंगे, हम इसे हाथ से उठाएँगे, खा लेंगे। तिल्ली हटा देंगे ज़्यादा और क्या करेंगे। बट सोच के देखो कि अगर ऐसा कुछ जो है, खाना है किसी अमीबा को, अमीबा कुछ बेचारा ऐसा-सा दिखता है, कोई शेप नहीं होती इसकी। अब इसे जो है यहाँ पर कोई खाने का सामान पड़ा हुआ है, बीच में तो न्यूक्लियस है इसके, तो कैसे खाएगा? ये क्या करेगा, मूव करेगा अपनी बॉडी और अपना शेप चेंज कर देगा। समझ पा रहे हैं ना? हल्का-सा ऐसे करके अपने हाथ से बना लेगा और धीरे-धीरे, 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 धीरे-धीरे जो है इसे चारों तरफ से घेर के इसे अपने अंदर ले लेगा और अंदर लेने के बाद क्या होगा, वो अमीबा के अंदर आ चुका होगा खाना। क्या समझ पा रहे हैं, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? ये जो स्यूडोपोडिया है, ये है फॉल्स फीट। आप समझ के देखो, पानी जैसा कुछ ज़मीन पे इमेजिन करो, ज़मीन पे पानी पड़ा हुआ है। अब आप क्या कर रहे हो, आपको ये उसके अंदर ऐसे डालना है, तो आपने उस प्लेट को हल्का-सा टेढ़ा करा, तो क्या वो पानी ऐसे आगे की तरफ जाके इसे अपने अंदर नहीं ले लेगा? कुछ वैसा सही होता है अमीबा, बट पानी तो चलिए ग्रेविटी की वजह से काम करता है। ये जो है खुद मूव करता है। समझ पा रहे हैं? जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे कुछ स्टेजेस बताते हैं, यहाँ पर खाना है और यहाँ पर अमीबा है। अगले स्टेज में क्या होगा, अमीबा कुछ ऐसा बन जाएगा। खाना यही है अभी भी। ये तो सच में कोई जो है कोई राइनो टाइप बन गया। खैर कोई बात नहीं। खाना वही है बेचारा। अब उसके बाद क्या होगा कि ये खाना ऑलमोस्ट जो है वो अपनी बॉडी के अंदर
ले चुका है और फाइनली जो है ये स्पेसिस को कवर कर देगा और खाना अंदर आ गया। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? ये जो इसके पैर से बन के आए हैं, दिस इज लाइक फीट, क्योंकि इनकी वजह से मूव कर रहा है, बट एक्चुअली तो फीट नहीं है, तो दीज आर फॉल्स फीट। जी हाँ, जनरली ये पानी वाले इलाकों में पाया जाता है। दूसरा शब्द जो है दोस्तों वो है यहाँ पे सीलिया। सीलिया जो होते हैं ये होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये आपने अगर कोई शेप ऐसी देखी है, उस पे छोटे 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 आपने रेशे देखे होंगे इस तरीके, थोड़े दूर हो गए, ठीक है। पैरामीशियम वगैरह पे आपको ये सब देखने को मिलता है। रुकिए जरा, आप ध्यान से देखिए इस पापी को। क्या आपको इसके बॉर्डर पे हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा रेशे जैसे कुछ देखने को मिल रहे हैं? नहीं भी दिख रहे होंगे, अब आप उसे इमेजिन कर लेना। समझ पा रहे हैं? ये इसकी बाउंड्री पर आपको देखने को जो है मिलते हैं, ठीक है जी। पैरागॉन की चप्पल, क्या बात। क्या आपको चीजें समझ आ रही हैं? अब आपको घर पे क्या करना है, चाय बिस्किट के साथ इन्हें घोट के पीना है। कि जैसे प्लाज्मोडियम जो है ये एक प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोअल डिसीज है मलेरिया। ये याद है ना आपको? ये सारी बातें हम स्पेशल क्लासेस में करते हैं, आगे डिसीजेस वगैरह में भी पढ़ाऊंगा। यानी प्रोटोजोआ जो है उसी का एक एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया करता है। ऐसे ही जिसमें मुझे लगा कोई ऐसी बीमारी है जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में लिख दिया है। जैसे कि ये ट्रिपेनोसोमा जो है ये स्लीपिंग सिकनेस करता है, इसमें आपको सारा दिन नींद आती रहती है। नहीं नहीं, घबराइए मत, आपको अभी भी मुझे पता है सारा दिन नींद आती है, लेकिन आपको ये दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो बस थोड़ा सा आलस आ चुका है और कोई ऐसा स्ट्रेस वाली बात नहीं है, ठीक है जी। उसके अलावा पैरामीशियम है, ये जियार्डिया है, ये डिसेंट्री करता है, यानी आंतों में सूजन आ जाती है इस वजह से, ठीक है जी। और लिशमेनिया है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। काला जार करता है, ब्लैक फीवर सुना होगा आपने, ये भी आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा मैं। अमीबा तो अभी हमने देखा ही है पिछले पेज पे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ डेटा भी आप पे बढ़िया पहुँचता रहे और आपको चीज़ें समझ में भी आती रहे। अब आप कुछ फोटोज देख सकते हैं, हर बार बच्चे की तरफ फोटो दिखाओ फोटो दिखाओ, देख लो क्या फर्क पड़ता है। देख लो इन्हें, सब पापी हैं, एलियन है सबके सब, ठीक है। एक्चुअली देखिए, अब मैं आपको चाहूँ तो ये भी लिखवा देता, डायनो भाई भी लिखवा देता, स्लाइम मोल्ड भी लिखवा देता, बट अपने काम की बात जो है मैंने वो यहाँ पर लिख दी है। उसके बाद भी मैं आपको रोकूंगा नहीं। आपका मन है, आप इन्हें चारों को पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल पढ़िए, अच्छी बात है आप इसे पढ़ रहे हैं। बट मुझे हर बच्चे को साथ लेके चलना है, तो पहले मैं वो लिखवाता हूँ जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिश विश कुछ नहीं है यहाँ पे, ये सबके सब प्रोटोजोआ है। एक सेल वाली फिश में क्या ही होगा, सोच के देखो, है ना। आगे चले, चलो दोस्तों, अब आ जाते हैं जी फंगस के पास। फंगस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दो किंगडम खत्म हो गए, वाह भाई वाह, क्या बात है, जीवन एकदम बढ़िया चल रहा है। अब आ जाते हैं जी हम तीसरे किंगडम की तरफ, जो कि है किंगडम फंगस। देखिए, सबसे पहले अधिकतर फंगस जो है अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अधिकतर फंगस अपना खाना खुद नहीं बना सकते। कुछ क्या करते हैं, जो भी मृत चीजें हैं उसके ऊपर पलते हैं और उसमें से काम की चीजें निकाल लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे जो है सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। यानी कोई मर गया और उसके ऊपर आप फीड कर रहे हो जिससे कि आपका जीवन चल सके, वो सैप्रोफिटिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा। लेकिन अगर कोई जीते हुए प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर फीड कर रहा है तो वो पैरासिटिक कहलाएगा। क्या आपको दोनों में फर्क समझ आ रहा है? पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि दोनों में फर्क क्या है, या फिर आपको डेफिनेशन दे देगा और डैश ऑर्गेनिजम्स और एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर करके, और वहाँ पे सैप्रोफिटिक पैरासिटिक करके लिख देगा। पैरासाइट वो होता है जो जीते हुई चीज के ऊपर फीड करता है, ये ज्यादा खतरनाक होता है, बिकॉज वो जी रही है चीज, तो वो जीती भी रहेगी और ये लंबे समय तक खून पीता भी रहेगा। खून पीना तो बस एक मुहावरे वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे बोल रहा हूँ, यानी उसमें से न्यूट्रिशन को चुराता रहेगा। जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो चीज जब मर गई है तो उस पर फीड करते हैं। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी कर सकते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, एल्गी जो है वो फंगस के साथ घर बसा लेता है। एल्गी जो है फंगस के साथ जो है घर बसा लेता है, और इस घर को जो है कहते हैं लाइकेन। यानी लाइकिन होता है एल्गी प्लस फंगस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एल्गी को चाहिए रहने की जगह, तो फंगस कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास है, मैंने 2 BHK ले रखा है। तो फंगस जो है वो एल्गी को रहने की जगह देता है और फंगस को मिलता है यहाँ से खाना।
एलगी आपको पता ही है खाना बनाता है, तो वो खाना जो है शेयर कर लेता है वो फंगस के साथ। दोनों डिफरेंट कैसे हैं, एलगी एक अलग चीज़ है, फंगस एक अलग चीज़ है। एलगी जनरली अमिट मोनेरा या प्रोटिस्टा में आएगी और फंगस जो है ये फंगस किंगडम के अंदर आएगा। समझ पा रहे हैं, एलगी अपना खाना खुद बना सकती है, ऑटोट्रॉफिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसका, और फंगस जो है अपना खाना खुद नहीं बना सकती। और ये लाइकेन आपको देखने को मिलता है, धूप बत्ती वगैरह जो होती है उन सब के अंदर आपको देखने को मिलता है, हवन सामग्री, धूप बत्ती, इन सब में आपको लाइकेन देखने को मिलता है। और कई बार आप बड़े बड़े पेड़ देखोगे तो उस पे क्या होता है, बहुत छोटे छोटे हरे हरे रंग के कुछ उगे होते हैं, देखने में काई जैसा दिखता है, एलगी जैसा दिखता है, पूरे पूरे चांस है वो लाइकेन ही होगा। ठीक है, तो ये जो है नेचर के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में मर जाता है और इससे पता लगता है कि सल्फर डाइऑक्साइड सोसाइटी में यानी उस इलाके में बढ़ रही है या फिर घट रही है। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? मर्ज कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, मर्ज नहीं हो सकता, ये एक साथ रहते हैं। देखो एक चीज होती है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होती है, कभी कभार क्या होता है ए और बी एक साथ रहते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि एक ही बन गए। ये जो ग्रुप है, जैसे एग्जांपल के तौर पे एलगी और फंगस एक साथ रह रहे हैं, दोनों का फायदा हो रहा है। ठीक है जी। लेकिन जो लाइकिन है, ऐसा नहीं है कि दोनों लाइकिन एक जोड़ा है, जैसे हम कहते हैं ना वो नवविवाहित जोड़ा आ रहा है, लवी डवी आ रही है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो एक इंसान बन गया है, वो दो है पर वो एक है। आप तो समझ ही पा रहे होंगे, आप लोग ये बातें नहीं समझ पा रहे होंगे, यानी वो दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जो है वो लाइकिन एक साथ कहलाई जाती है। ठीक है, जान एक ही है, जिस्म दो है। यहाँ पर एल्गी और फंगस, लाइकिन जो है एक सिंगल प्रोडक्ट है जिसमें आपको एल्गी फंगस दोनों देखने को मिलते हैं। ठीक है, समझ गए आप बात को? अब आगे चलते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन आपको समझ आ गया। इसी तरीके आपने सुना होगा कि एक राइजोबियम नाम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये इस टॉपिक से एसोसिएटेड नहीं है, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो क्या करता है ना, वो रहता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के पैरों के पास, लेग्यूमिनस प्लांट्स के पैरों के पास रहता है। लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं, जैसे कि मटर हो गया, फली हो गई, उनके पैरों के पास रहता है, दालें वगैरह हो गई। और क्या करता है ना, एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन इकट्ठी करता है और वो नाइट्रोजन को फिक्सेट करके नाइट्रेट नाइट्राइड बना के वो दे देता है किसे, प्लांट को। तो प्लांट के तो मजे आ जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन अगर प्लांट के अंदर आ गई तो नाइट्रोजन हम खा लेंगे, हम ग्रो करेंगे, मजबूत हो जाएंगे। तो राइजोबियम को क्या मिलता है, राइजोबियम को रहने की जगह मिलती है। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? इसी तरीके एक छोटा सा और एग्जांपल समझा रहा हूँ। ये एक्चुअली सिम्बायोटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट इसे जनरली एग्जांपल के रूप में हम कंसिडर कर सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा भैंस के ऊपर कौवा बैठा होता है, बहुत बार नोटिस करा होगा। तो भैंस को परेशानी क्यों नहीं होती? गाय भी हो सकती है, भैंस कुछ भी हो सकती है वो, क्योंकि कौवे को तो आराम मिल रहा है, कौवे को तो आराम मिल रहा है, बैठा हुआ है आराम से कौवा, चिल कर रहा है वो, है ना। वो देखो दूसरा कौवा बेचारा जो कहीं जमीन पे बैठा है, वो कहेगा देखो मेरा पालतू पशु कितना बड़ा, कौवा कहता होगा उसे। बदले में जो गाय है या जो भैंस है, उसे उसकी पीठ पे आराम मिलता है उसकी वजह से। तो क्या एक ऐसा रिलेशन हो गया जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है? वो भी एक तरीका से सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो सकता है। ठीक है, चलो, क्या आपको पूरी बात समझ आई? सेप्रोफाइटिक और ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन, आई होप आप पूरे तरीके समझ पा रहे हैं। ठीक है जी। यस श्याम, जनरली हेटरोट्रॉफिक ही होते हैं। हेटरोट्रॉफिक मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाते, ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। चलो आगे चलते हैं। मैं इस पेज पे आपको दोबारा लेके जाना चाहता हूँ। क्या आपको ये बात समझ आ गई कि फंगस सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक दोनों हो सकते हैं? क्या आपको ये बात समझ आई? अब ध्यान से देखना कि अगर वो अपना खाना खुद बना रहा है तो हो सकता है वो लाइट की प्रेजेंस में बनाए, लेकिन हो सकता है वो केमिकल्स का यूज़ करके बनाए, जैसे कि अभी हमने देखा मीथेन हो गया या फिर H2S हो गया, NH3 हो गया। तो ये भी आपको समझ आ गया। और अगर वो किसी और पे फीड करेगा तो हो सकता है कि वो किसी मृत चीज़ पे फीड करे, हो सकता है किसी जीवित चीज़ पे फीड करे। क्या आपको दोनों में फ़र्क समझ आ गया? पैरासाइट वो होते हैं जो जीवित चीज़ों पे फीड करते हैं, सैप्रोफाइटिक या सैप्रोफिटिक वो होते हैं जो डेड चीज़ के ऊपर फीड करते हैं। इसी तरीके हम आगे चलते हैं, ये वाली बात भी मैंने आपको समझा दी है और मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। खैर आगे चलते हैं, आ जाते हैं यहीं पर वापस। रुकिए ज़रा, आप इसे देख भी सकते हैं। ये है फंगस। आपने एक फंगस सुनी होगी, मशरूम, बड़ी फेमस फंगस है। और जनरली हम जो फंगस है उसे बुरा मानते हैं कि वो काम की नहीं है, बट ऐसा है नहीं। बहुत सारी फंगस हमारे काम की होती है। इसका क्लासिक एग्जांपल मशरूम है। मशरूम में बहुत प्रोटीन होता है, बहुत ज़्यादा। चिकन वगैरह, मटन वगैरह सबसे ज़्यादा प्रोटीन मशरूम में ही पाया जाता है। मशरूम है, सोयाबीन है, इनफैक्ट सोयाबीन में मशरूम से भी ज़्यादा होता है। अगर आप पेपर एसोसिएटेड बात करें तो सोयाबीन इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट मशरूम में भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोटीन पाया जाता है। हम इसे खाते हैं, भले ही ये फंगस है लेकिन हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों।
पनीर दो प्याजा का नाम बदल देना चाहिए, उसका नाम प्याजा दो पनीर रख देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ होता है उसमें पनीर के अलावा। किंगडम फंगस, यानी अब मैं आपको फंगस किंगडम के बारे में पढ़ा रहा हूँ। अब एक लैटिन शब्द है फंगस, जिसका मतलब होता है मशरूम। तो समझ गए, मशरूम इज अ फंगस, बस ये आपको याद रखना है। और ये जो है नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि कभी कभार ये अपना खाना खुद बनाते हैं। क्या बात को समझ पा रहे हैं? ये यूकैरियोटिक होते हैं, ये हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, और कुछ हद तक आप कह सकते हैं ये जो है ऑटोट्रॉफिक भी कभी कभार हो सकते हैं, लेकिन मेनली ये हेटेरोट्रॉफिक ही होते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ पैरासाइट्स हैं और कुछ डीकम्पोजर्स हैं। डीकम्पोजर वो हो गए ना जो मरने के बाद चीज़ों को डीकम्पोज करेंगे, तो बड़ा ज़रूरी है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। हम तो खा पी के फेंक देते हैं, मोमोज की चटनी हम पूरी थोड़ी खा पाते हैं। हम शौक शौक में ले तो लेते रहे भैया थोड़ी, अरे भैया प्लीज़, लेकिन एंड में थोड़ी बहुत तो बची जाती है। अब सोचो वो अगर इकट्ठी हो गई तो कितनी सारी चटनी जो है खराब हो जाएगी। इसी तरीके बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी कह रहे खराब हो गई चलो फेंक दो, या एक्सपायर हो जाती हैं चीज़ें पड़ी पड़ी, हम वो सब चीज़ें फेंक देते हैं। तो अगर ये डीकम्पोजर्स नहीं होंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप किसी खाने को फेंको, जैसे आपके घर में दाल खराब हो गई या आटा खराब हो गया, तो कभी भी उसे पॉलीथीन में नहीं फेंकना चाहिए, बिकॉज पॉलीथीन खुद डिकम्पोज नहीं होगी तो उसके अंदर का खाना जो है वो भी खराब ऐसे ही पड़ा रहेगा, वो एनवायरनमेंट के काम नहीं आएगा। तो जनरली जो सूखी चीज़ें होती हैं जैसे कि रोटी है, आटा है, ऐसी चीज़ें अगर कभी खराब होती है तो उसे जनरली अखबार पे रख दिया जाता है, जिससे कि वो समय के साथ जो है एनवायरनमेंट के अंदर मिल जाए। और जो गीली चीज़ें होती हैं उसे भी कोशिश करके कुछ कंटेनर टाइप बना के अगर आप बाहर रख देंगे किसी चीज़ का, तो वो बेटर रहता है। अखबार ही आपने मल्टीपल लेयर्स लेके फिर उसे डस्टबिन में डाला, या बड़ा अगर आपके घर के पास कोई पत्ता मिलता है आपने उसमें डाला, तो वो जनरली बेटर रहता है। यहाँ तक की बात आप समझ पा रहे हैं? डीकम्पोजर्स आर सैप्रोफाइट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। डीकम्पोजर्स आर सैप्रोफाइट्स, और ये डेड मैटर से न्यूट्रिशन उठाते हैं, और जो पैरासाइट्स हैं ये लिविंग पर फीड करते हैं। अब यहाँ पर तो दोस्तों आप ही को रट्टा मारना पड़ेगा ना, सही कह रहा हूँ ना मैं, कि पेनिसिलिन जिससे बनता है, जो पेनिसिलियम है, ये एक तरीके का फंगस है। ये तो पेपर कई बार आपसे पूछ चुका है। तो थोड़ा-सा अब आपको घर पे मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर। राइज़ोपस जो है ये भी एक फंगस है। ये सारे नाम आपको जो है दोस्तों घर पे याद करने होंगे। क्या मैं आपसे उम्मीद करूँ आप इसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करेंगे? जब आप इसके नोट्स बनाएँगे तो भी हो सकता है आपको ये चीज़ें सही से याद हो जाए। ठीक है? चलें आगे। वेरी इंपॉर्टेंट, यीस्ट भी एक यूनिसेल्युलर फंगस है। अब देखा जाए तो यूनिसेल्युलर है तो प्रोटिस्टा के अंदर आना चाहिए। बट यहाँ पर भी लिखा गया है, ये अगेन वही वाली बात है कि क्योंकि ये फंगस है तो इसके सेल के काउंट की जगह हम इस पे फोकस कर रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसी वजह से इसे हमने फंगस के अंदर रखा। ठीक है जी, बात को समझ पा रहे हैं? अब एक मल्टी सेल्युलर फंगस मान लेते हैं हमारे पास है, जैसे कि मशरूम। तो उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जो माइसीलियम होती है। आपको पता है ना ईस्ट क्या होता है? ये तो आपको पता होगा, सुना होगा आपने। कोई बता सकता है क्या कहते हैं इसे सिंपल भाषा में? खमीर बोला जाता है। खमीरी रोटी शायद आपने कभी खाई होगी, काफ़ी मुलायम रोटी होती है, और उससे जो है सॉफ्ट हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि फर्मेंटेशन वगैरह करता है। ठीक है? जी हाँ, बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल जो है करा जाता है, खाने की चीज़ों में। ठीक है जी, यहाँ तक की बात आप समझ पा रहे हैं? अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं हमेशा यहाँ पे बताता हूँ, आज भी बताऊँगा। हम में से बहुत सारे लोग क्या एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। ब्रेड आजकल ऐसी आती है, बिल्कुल गोल नहीं आती, पता नहीं कौन बैठ जाता है उस पे, है ना? ब्रेड आप कभी भी देखोगे तो ब्रेड जो है बेचारी, मतलब 4 ब्रेड में ढूँढनी पड़ती है कि ठीक-ठाक ब्रेड कौन-सी है इज़्ज़तदार। एक तो 50-40 रुपए की ब्रेड हो रही है, उसके बाद भी ऐसी सेकंड हैंड ब्रेड दिखती है। तो मान लेते हैं ब्रेड का लोफ है, नहीं लोफ नहीं है, एक पीस मान लेते हैं बस। ठीक है जी? शायद आप थोड़ी-थोड़ी मेरी बात समझ पा रहे होंगे। हम एक गलती करते हैं कई बार, हो सकता है आप ऐसा ना करते हो, बट कई लोग ऐसी गलती करते हैं, तो मैं बता देता हूँ गलती क्या है। कई बार क्या होता है, ये ब्रेड यहाँ से खराब हो जाती है। नोटिस करा होगा, इस पे फंगस आ जाती है, मान लेते हैं कई दिन बाहर पड़ी रह गई है ब्रेड, तो क्या होता है ये वाले हिस्से से खराब होने लगती है। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? ब्रेड में एक जगह पे फंगस लग गई, आपने देखा कि ठीक है, अब करना क्या चाहिए? 100% इस ब्रेड को फेंक देना चाहिए। बट कई बार क्या होता है, कुछ लोग ज़्यादा समझदार होते हैं, वो क्या करते हैं ना, कहते हैं अरे! इसे फेंक दो, इसे थ्रो कर दो, इसे खा लो। क्या ये सही है? नहीं। लेकिन क्यों नहीं? व्हाई? क्यों नहीं सही है? कोई इतनी लंबी फंगस थोड़ी होगी अंदर ये जो इधर तक आ जाए, बताओ? भई अगर आप अपने घर पे ये बात बताओगे नहीं खानी, तो वो भी तो रीज़न पूछेंगे ना, खराब हो गई सिर्फ़ ऊपर ही। बिल्कुल सही। एक्चुअली क्या है कि इस इलाके में फंगस है, बहुत ज़्यादा, इसलिए दिख रही है। लेकिन इस पूरी ब्रेड के अंदर फंगस है,
एक्चुअली इससे ऊपर वाले लोफ में, इससे नीचे वाले लोफ में, सब जगह फंगस है। बस यहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इस वजह से वो दिख रही है। तो कभी भी ऐसी ब्रेड आपको कोई कहे खाने को तो बिल्कुल नहीं खानी, कि ना ही किसी को खिलानी है, क्योंकि ये आगे चल के आपको बीमार कर सकती है। देखो एक ब्रेड के लोफ की कीमत ₹1 के आसपास होगी, ₹1.5 मान लो भाई, ₹40 का 40 रुपए की ब्रेड है, 20 पीस तो होते ही होंगे अंदाजा, तो ₹2 की एक लोफ पड़ा है ना। तो फिर इस ब्रेड को कभी नहीं खाना, इसे फेंक देना। ये छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी देखिए, आप भी एक फैमिली वाले पर्सन हैं, तो अगर आपके घर में ऐसी कोई गलती करो तो आप उन्हें पोलाइटली समझाइएगा, भाई ये सही नहीं है। चलो आगे चलते हैं। ऑल गुड। हाँ, अच्छी बात है। चलो यहाँ तक। और इसके ऊपर क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें हाइफी बोला जाता है। ये सारे फैक्ट्स आपको याद करने होंगे, तो याद कर लेंगे तो दोस्तों आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक है जी। ये नाम वैसे तो मैंने वहाँ पर ऐड कर दिए हैं, फिर भी आप इन्हें याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। जो फंगस होती है शुभराज, उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ी होती है, जैसे यहाँ पर आप एक कोटिंग जैसी देख रहे हैं, उस कोटिंग को माइसीलियम कहा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा देखो याद करने वाले फैक्ट्स हैं, बस पता होने चाहिए वाली बात है। अब देखो जो सेल वॉल होती है ना फंगस की, वो बनी होती है काइटिन की या चाइटिन, जो भी आप इसे कहना चाहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सेल्यूलोज भी उसके अंदर हो सकता है, बट अगर पेपर आपसे पूछे आप इस पे टिक करके आइएगा। ठीक है, यानी जो सेल वॉल होती है वो चाइटिन या काइटिन की बनी होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये उसके ऊपर एक कवरिंग जैसी होती है, शाइनी सी पतली सी एक लेयर होती है, जो उसे प्रोटेक्टिव कोटिंग के रूप में काम करके बचाती है। यानी उसके ऊपर बहुत ही पतली सी एक लेयर होती है, हल्की सी शाइनी सरफेस होती है, जो उसे प्रोटेक्ट करती है आसपास के इलाकों से। ठीक है जी, आगे चले। बाकी आपको कोई सी भी चीज़ बहुत डिटेल में जाननी है, मान लेते हैं माइसीलियम के बारे में बहुत पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, इंटरनेट आपके लिए खुला हुआ है। आप सिंपली नाम लिखो, आपको जो है इमेजेस में जाना है, वहाँ पर आपको डेटा मिल जाएगा। शिव 100% चांस है बनने के। इनफैक्ट ये सवाल बना हुआ है ऑलरेडी, ये सवाल बना हुआ है ऑलरेडी। एमटीएस को आप हल्का पेपर मत मानिए। एमटीएस तो कई बार आईएएस अटक जाते तो एमटीएस आके मदद करता है। आप ऐसा मत समझिए कि एमटीएस कोई छोटा पेपर है तो आपसे कम सवाल पूछेगा, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। कई बार इंटरव्यू में आईएएस अटक जाते हैं तो वो आईएएस एस्पिरेंट फोन करता है एमटीएस को, अरे मेरे दोस्त बताना जरा, ये तो सर जी ये पूछ रहे हैं। ऑन अ सीरियस नोट, एमटीएस के सवाल बेहतरीन आते हैं, एटलीस्ट जीके के। मैथ्स इजी आती है, बट एमटीएस की जीके काबिल तारीफ पूछी जाती है। तो ऐसा मत समझो एसएससी में कि पेपर छोटे लेवल का है तो सवाल इजी आएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लाइकिन वगैरह के बारे में सब पता ही है ना आपको। इसमें जो एल्गी है और फंगस है वो एक साथ रहते हैं सिम्बायोसिस में, और ये ट्री ट्रंक्स रॉक्स वगैरह पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। आगे चलते हैं इसी बात पे जरा। अच्छा ठीक है, सैंक्रोइड ट्रंक मतलब तना। प्लांटे पढ़ने से पहले कुछ और फैक्ट्स मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, थोड़ा समझ लेते हैं। खमीर, आप जानते हैं खमीर है, ग्रीन मोल्ड है, ब्रेड मोल्ड है, मशरूम है, ये सब जो है अलग अलग तरीके के फंगस होते हैं। ये सब डेटा मैं आपको नोट्स में ऐड करके जो है दे दूंगा। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी बात समझ आ रही है दोस्तों, कोई आपको दिक्कत तो नहीं है? नहीं, फंगस अभी ओवर नहीं हुआ है, दो एक मिनट और लगेंगे। अब इनके यूजेस क्या होते हैं, लाइकिन के यूज ऑफ लाइकिन कोई बताना चाहेगा? मैंने बताया था अभी, देखो चीटिंग मत करो। अभी मैंने एक दो चीजें तो बताओ कम से कम। हवन सामग्री, ठीक है, अगरबत्ती, धूप, स्टिक्स, मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल होता है लाइकिन का। एज पोल्यूशन इंडिकेटर भी इसका इस्तेमाल होता है। और एक क्लासिक यूज है इसका, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर लाइकिन का बना होता है, देख रहे हो जरा, और अलग अलग कलर्स। ये जो कपड़ों पे डाई वगैरह होती है, इनमें से कई सारी डाई ऐसी हैं, समझ गए ना कौन सी डाई? अरे वो चुन्नी ले जाते हैं, फिर डाई करा के लाते हैं। आजकल तो वैसे केमिकल वाला काम ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, बट कई सारे जो कलर्स या डाइज हैं वो लाइकिन से भी बनती है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है वो है कि ये पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह काम करता है। समझ गए जी? मैंने आपको इस समय 3 किंगडम पढ़ा दिए हैं बहुत ही बढ़िया करके। अब मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो है प्लांटे किंगडम। प्लांटे किंगडम लंबा है, थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तो हो सकता है इस सेशन में पूरा ना हो। लिटमस पेपर का यूज शुभराज होता है पीएच नापने में, जैसे एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, क्या है, वो सब नापने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है जी,
एक काम करते हैं, मैं आपको 1 मिनट का ब्रेक दे देता हूँ, मैं भी पानी पी लेता हूँ थोड़ा-सा, ठीक है? 1 मिनट से ज़्यादा का ब्रेक ये नहीं होगा। मैं बता देता हूँ इस क्लास में क्या-क्या है। मैं जानता हूँ आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे सर क्लास को कंक्लूड कर दो, जैसे दिशा बता रही है 5:30 हो गए हैं, जैसे कि 1030 हो गए हों, 4 बजे क्लास शुरू हुई है, उसमें 5 मिनट में लेट आए हूँ, 5 मिनट तुम लेट आए हो, 5 मिनट उस बेचारे बच्चे की मैंने डाँट लगा दी जिड्डू की और 15 मिनट तो ऐसे ही खत्म हो गए, है ना? कमाल करते हैं बच्चे। अगली बार से मैं 3 घंटे की क्लास रखूँगा, 2 घंटे तक तो कम से कम शांत बैठोगे। ठीक है? 1 मिनट का मैं आपको ब्रेक दे रहा हूँ, बस मैं पानी पी लेता हूँ और उसके बाद जो है, मैं आपको प्लांटे का जैसे कल याद है ना मैंने किंगडम का बेस बनाया था, ऐसे मैं प्लांटे का बेस बना दूँगा और उसके बाद आपको फ्री कर दूँगा, ठीक है? सेशन में बने रहिए, 1 मिनट के अंदर बस मैं आपसे मुलाकात करता हूँ। एक बार कंफर्म करें। चलिए दोस्तों, प्लांटे को शुरू करते हैं और 15 मिनट के अंदर इसे कोशिश करते हैं, पैक करते हैं, मतलब 15 मिनट में जितना हो पाएगा वो पैक करते हैं और उसके बाद आपको अगली क्लास में जो है मिलता हूँ, ठीक है? कौशिक देखो मेरे दोस्त, जिसे करियर बनाना है वो आएगा ही आएगा और जिसे नहीं बनाना वो नहीं आएगा। मतलब मेरी क्लास की एक बड़ी अजीब बात है, आप कहोगे कि ऐसे कह रहे हैं, मैं कभी नहीं देखता मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं, मतलब ईमानदारी से। मतलब कभी नज़र चली जाए उस नंबर पे तो एक अलग बात है, बट आई नेवर लुक एट द नंबर्स बिकॉज़ मेरे हिसाब से दिस इज़ वन ऑन वन इंटरेक्शन। हर बच्चा इंडिविजुअली अपना प्लान लेके, अपना समय लेके आया है। तो मतलब मैं कुछ चीज़ें बच्चों पे छोड़ता हूँ। देखो बहुत बच्चे ऐसे जिन्होंने स्कूल, कॉलेज चीटिंग से करा। चीटिंग का मतलब होता है कि नॉट योर 100%, आपने 100% से कम दिया वहाँ पर जिस चक्कर में अब आप यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपको अपना 100 देना ही पड़ेगा। चलो फिर आगे चलते हैं। जी हाँ, काफ़ी बच्चे ऐसे जो कमेंट नहीं करते, लाइब्रेरी वगैरह में बैठ के पढ़ते हैं, आप ही के बीच इस समय वो लाइव होंगे। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो रिकॉर्डेड करते हैं। तो अगेन वही है कि सीखिए बस और क्या है। चलिए खैर, अच्छा आप लोग कर्नाटक इलेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं? सी आपको एक छोटी-सी बात पता होनी चाहिए, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस में फ़र्क है। पॉलिटिक्स से बच के रहिए, बट गवर्नेंस के साथ रहिए। यानी आप चीज़ों को सीखो, आपको पता होना चाहिए ना इलेक्शन कैसे होते हैं, आप भी एक जागरूक मतदाता बने, तो गवर्नेंस के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। इसी बहाने कभी-कभार क्या होता है, जैसे कर्नाटक के इलेक्शन में, क्या पता 2 महीने बाद वो पूछ ले कर्नाटक की विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो 224 सीटें जैसे हैं, तो 113 का मार्क अभी कांग्रेस ने क्रॉस करा है। तो मैं पर्सनली पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा दूर रहता हूँ, लेकिन गवर्नेंस को मैं क्लोज़ली फॉलो करता हूँ। यानी आज मैं सुबह से ही देख रहा हूँ कि कैसे-कैसे क्या चल रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हारा है, उससे पता रहता है कि हाँ देश में अपने क्या चल रहा है, ठीक है? वहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी इस बार, बिकॉज़ उन्होंने 118 की 119 सीटें जो हैं जीत ली हैं और 113 चाहिए थी, ठीक है? कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी कर्नाटक के अंदर। खैर चलते हैं आगे। आगे चलते हैं, ठीक है जी? शुरू करें कहानी। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ किंगडम प्लांटे। बड़ा ही मज़ेदार पोर्शन है और कमाल की बात पता है क्या है? आपको आसानी से समझ आएगा, आसानी से। कुछ भी नहीं है इसमें, बड़ा सिंपल है। हर प्लांट के अंदर खाना खुद बनाने की क्षमता होगी, येस और नो? येस। नोट्स ऑब्वियसली मैं आपको दूँगा इसके बना के मैं, अभी के लिए जैसे पहले सुन रहे थे वैसे सुनना है। हर प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होगा और हर प्लांट के अंदर सेल वॉल होगी, जिसकी बाउंड्री सेल्यूलोज की होगी। ये सब बातें आपको लिख के दे दूँगा, पहले समझ लो। सेल्यूलोज की बाउंड्री होती है, ठीक है? मैं समझता हूँ सैंक्टिफाइड बट कभी-कभार एक्सेप्शंस से गुज़रना पड़ता है। ये क्लास वैसे लिख कर पढ़ाने का मतलब 3 सेशन से 4 सेशन लगेंगे आपको। तो आपका समय कीमती है, मेरा भी थोड़ा-सा कीमती है। इसी वजह से आपको मैं समझा रहा हूँ, नोट्स घर पे बनवाऊँगा, ठीक है जी? ऑटोट्रॉफिक है, क्लोरोफिल के साथ है, सेल वॉल है और सेल्यूलोज की बाउंड्री बनी होती है। अब इसमें भी ना बड़े सारे पापी आते हैं। यानी अगर मैं प्लांटे किंगडम को देखूँ ना, तो इसके अंदर एक चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं थैलोफाइट। थोड़ा-सा आपको पहले डेटा स्क्रीन पर दिखाता हूँ, देखो। किंगडम प्लांटे, इसके अंदर आता है जी थैलोफाइट। यानी एक्चुअल जो एल्गी है, जिसे हम एल्गी के नाम से जानते हैं। समझ पा रहे हैं ना? ये जो एल्गी है ये एक्चुअली प्लांट के अंदर ही आता है बिकॉज़ ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है और ये थैलोफाइट कैटेगरी के अंदर आता है। रुकिए मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूँ स्क्रीन पर। ठीक है? जो थैलोफाइट होता है, थैलोफाइट सबसे पहला जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, थैलोफाइट, ये आपको सुनने में लगा थैले जैसा है। थैला कैसा होता है? थैले के हाथ पैर थोड़ी होते हैं। थैला तो है थैले जैसा ही होता है कुछ। यानी ना इसके हाथ हैं, ना इसके पैर हैं, यानी इसकी बॉडी में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। जैसे हम एक नॉर्मल पेड़ को देख के कहते हैं भई इसकी रूट्स हैं, इसके स्टेम्स हैं, इसकी लीव्स हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर जो डिफरेंशिएशन है वो आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है? और मेनली इस शब्द का ही मतलब जो है, थैला का जो शब्द है वो होता है एल्गी। यानी इसके अंदर मेनली एल्गी आती है जो कि पानी के अंदर ग्रो करती है। और ये ऑटोट्रॉपिक होती है। क्या यहाँ तक की बात आप समझ पाए? दूसरे नंबर पे जो है
ये है ब्रायोफाइट। जैसा मैंने आपको पहले कहा था दोस्तों कि इस क्लास में इसका बेस बनाऊंगा, तो वो बेस बना रहा हूँ। वो जो स्क्रीन पर फैंसी डेटा लिख कर आएगा वो रात 10 बजे वाली क्लास में आएगा। ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट मतलब एम्फीबियंस, यानी ये जो है दो जिंदगी जीते हैं। ये है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन का मतलब जो थल पर और जल पर दोनों पे ग्रो कर सकते हैं, यानी जो जमीन पर भी ग्रो कर सकते हैं और जो पानी पर भी ग्रो कर सकते हैं। जनरली जमीन का मतलब है पानी के पास वाली जमीन, जैसे कि मॉइस्ट एरियाज के अंदर ये जो है ग्रो कर सकते हैं। डैम्प प्लेसेस, मॉइस्ट प्लेसेस में जो है ये ग्रो कर सकते हैं। ये पेपर का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है। आप आंसर देते हैं ब्रायोफाइट। और इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स आते हैं, जैसे रिकिया है, मर्चेंटिया है, फनेरिया है, बारबुला है। ये सब एग्जांपल्स इसके अंदर आते हैं। रात वाली क्लास में और डिटेल में बताऊंगा। ठीक है जी, यहाँ तक तबीयत आपकी ठीक है। याद रखेंगे मॉस, आपने सुना होगा ये नाम, मॉसिस। मॉस जो है ये ब्रायोफाइट ही होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। डैम्प का मतलब होता है मॉइस्ट, ध्यान आप रखेंगे। ठीक है। तीसरे नंबर पे दोस्तों जो इस कैटेगरी के अंदर आएगा वो आएगा टेरिडोफाइट्स। लेकिन टेरिडोफाइट्स पढ़ाने से पहले जो है मैं आपको एक आध चीज और बताना चाहूंगा। हाँ, लिवर वॉट्स भी इसके अंदर ही आएंगे और हॉर्न वॉट्स भी इसके अंदर आएंगे। ठीक है, रात वाली क्लास में थोड़ा और डेटा दूंगा मैं आपको, चिंता ना करें। सबसे पहले हमने पढ़ा था ना यहाँ पर एल्गी, एल्गी थैलोफाइट के अंदर आया था। तो थैलोफाइट के अंदर जो एल्गी है ना वो भी 3 तरीके का होता है। जो बोल रहा हूँ सब प्लांट किंगडम के अंदर आ रहा है। जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सब प्लांट किंगडम के अंदर है। प्लांट किंगडम में अब तक 2 बातें बताई हैं, तीसरी शुरू करने लगा था। पहली है थैलोफाइट। इस हाथ का नाम प्लांट है। इसमें जो पहली बात आपको बता रहा हूँ वो है थैलोफाइट, जिसका एग्जाम्पल है एल्गी। एल्गी बहुत सारे रंगों की होती है, लेकिन अधिकतर जो बड़ी बड़ी किताबें हैं वो उन्हें 3 हिस्सों में तोड़ती है। और बड़ी किताबों का मतलब मेरे लिए एनसीईआरटी से बड़ा कुछ नहीं है। ये एनसीईआरटी का डेटा है जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। 3 कलर की एल्गी होती है, ग्रीन, ब्राउन और रेड। अब उन तीनों के दो दो नाम मैंने आपको यहाँ लिख के दे दिए हैं। अब पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। मैं चाहूंगा आप एक बार इसे पढ़ लें, अच्छा रहेगा। बिकॉज ये सारे के सारे नाम जो है ये सब जो है क्या थैलोफाइट नहीं है भाई? एल्गी है तो थैलोफाइट भी है ना। तो कल को क्या करेगा जी, ये 1-2 नाम आपको लिख के दे देगा, कहेगा बताओ ये क्या है, थैलोफाइट, टेरिडोफाइट्स, ये वो लिख के दे देगा आपको। अब पेपर एक ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी को भी एक नाम दे चुका है। वो नाम क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जो ग्रीन एल्गी होता है वो क्लोरोफाइसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जो ब्राउन एल्गी है वो फियोफाइसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और जो रेड एल्गी है ये रोडोफाइसी के नाम से जाना जाता है। याद कराना मेरा काम है। देखो ग्रीन तो क्लोरो है, इसमें तो अपने को कोई डाउट नहीं है। ग्रीन प्लांट्स आर ग्रीन बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। रेड से रोडो मैच कर रहा है, अगर आप ध्यान से देख तो रोडो रेड, रोडो रेड, रेड रोडो, है ना। तो जो तीसरा बचा वो एक जैसा हो गया। अपने को रेड रोडो ध्यान रखना है, ग्रीन क्लोरो ध्यान रखना है, तो तीसरा अपने आप बन जाएगा। ये डेटा पिछले किसी कोर्स में नहीं है, ये मैंने इस बार ऐड करा है। ठीक है। बाकी ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ये रेड इस वजह से होती है बिकॉज इसके अंदर एक रेड जो पिगमेंट है वो पाया जाता है। उसका नाम मैंने लिख दिया है, बाकी मुझे नहीं लगता इतना गंदा एसएससी खेलेगा। थोड़ा सा और डेटा मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। 3 तरीके के एल्गी हैं, ये सब पढ़ना चाहो पढ़ लेना। मेरे लिए जो काम की बात है वो है ये। इसके अलावा जो पढ़ना हो पढ़ना, नहीं पढ़ना हो तो मत पढ़ना, कोई टेंशन की बात नहीं। मैं डेटा इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो पढ़ें, उनका हाथ ना रुके। बाकी मेरे लिए जो काम का डेटा है वो 6 बातें हैं। मैं ऑलरेडी आपको पिछले पेज पे समझा चुका हूँ। पेपर जनरली यही पूछता है, बाकी देखो पूछने को तो वो कुछ भी पूछ ही सकता है। क्या यहाँ तक आपकी तबीयत ठीक है? अब इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने आपको कई सारी फैंसी बातें जो है मैं आपको स्क्रीन पर इस समय दिखा रहा हूँ। मैंने क्या करा है ना दोस्तों, पिगमेंट का मतलब उसके अंदर कोई केमिकल जैसा पाया जाता है। कोई पिगमेंट की शुद्ध हिंदी यहाँ पर किसी को पता हो तो लिखिए, शुद्ध हिंदी पता हो तो ही लिखिएगा वरना मत लिखिएगा। मैंने क्या करा है, इन तीनों स्लाइड्स पे आपके लिए ऊपर का टाइटल सेम रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये डेटा तीनों पेजेस पे सेम है, ग्रीन ब्राउन रेड, ग्रीन ब्राउन रेड, ग्रीन ब्राउन रेड। यहाँ पर आपको जो समझाने की बात है वो ये है कि ये जो पहले दोनों है ये ऐसे दिखते हैं, जो दूसरे ये तीनों है ये ऐसे दिखते हैं। आप समझ पा रहे हैं ना? आपको पता भी तो होना चाहिए। बी का 1, बी का 1 ये हो गया, बी का 3 ये हो गया, ऐसे ही ये ऐसे दिखते हैं। अब ये फोटोज किसी काम की नहीं है हमारे, क्योंकि अपने को पेपर में फोटो बनानी नहीं है। अपने को बस ये है कि ये 3 बातें पता होनी चाहिए, बस इतना हमारे लिए काफी है। ठीक है। यहाँ तक की बात आप समझ पाए हैं तो मैं आगे चलता हूँ। मैंने आपको
दो बातें बता दी हैं। अब टेरिडोफाइट्स जो है मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊँगा, बिकॉज़ वहाँ से थोड़ा-सा लेवल जो है बढ़ता है। वहाँ पर मुझे आपको फर्न प्लांट्स वगैरह ये सब बनाना होगा। यहाँ पर इस क्लास को मैं कंक्लूड करता हूँ। आई होप इस बार का जो कंटेंट है किंगडम क्लासिफिकेशन का आपको पसंद आ रहा होगा, बिकॉज़ बहुत ही सोच समझ के कंटेंट बनाया है। इनफैक्ट अब मैं आपको बताता हूँ, इस क्लास में जो मैं लेट आया हूँ उसका भी एक रीज़न यही था कि मैं क्लास से पहले इसी कंटेंट पे काम कर रहा था। थोड़ा-सा देख रहा था कि और कैसे सीक्वेंस इसका मैं रखूँ कि बेटर हो जाए। तो उसी में कई बार क्या होता है, मैं इतना ज़्यादा डूब जाता हूँ कि एग्ज़ैक्ट टाइम का कोई बार ध्यान नहीं रहता। तो इसलिए कभी-कभार 2-4 मिनट आगे-पीछे क्लास हो जाती है, ठीक है? यहाँ पर ये क्लास कंक्लूड होती है। आने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। टेक केयर। गुड बाय। थैंक यू। इस कोर्स की अगर आप तमन्ना बात कर रहे हैं तो आंसर येस है, लेकिन डिक्टेओसोम्स के बारे में मैं 1-2 लाइन से ऊपर नहीं बताऊँगा। बट हाँ, वैसे अगर आप एज़ अ टॉपिक पूछे तो हाँ, डेफिनिटली मैं कवर कराऊँगा। इस बार देखो मैंने ये सब भी डेटा आपके लिए ऐड करा है। आप नोटोकॉर्ड वगैरह से सवाल आते हैं ना कई बार, नोटोकॉर्ड क्या होता है? हार्ट, वेंट्रल है, डॉर्सल है, ये बहुत बार एसएससी पूछ चुका है। तो इस बार मैंने इस कंटेंट को काफ़ी ज़्यादा अपडेट करा है। तो ये सब भी आपको जो है मैं आने वाली क्लास में पढ़ाऊँगा, ठीक है? अच्छा, और कि एनिमल में कई बार क्या होता है, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जिन्होंने एनिमल पढ़ रखा है उन्हें पता होगा। तो इसका भी एक मास्टर टेबल मैंने आपके लिए ऐड कर दिया है एनसीईआरटी से। कई बार क्या होता है, एंड तक जाते-जाते सब हलवा हो जाता है, तो मास्टर टेबल मैंने आपके लिए ऐड कर दी है। आपको मेनली इन दोनों चीज़ों पे फोकस करना होगा, ठीक है? चलो, क्लास यहाँ पे कंक्लूडेड है। आने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। स्पेशल में शाम 7 बजे और प्लस में रात को 10 बजे आपसे मुलाकात होगी। आने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गॉड ब्लेस ऑल।